किसी भी ग्रह को, जो जन्म कुंडली में ग्रह है आपके, उस ग्रह की नौमांश राशि, उस ग्रह की नौमांश कुंडली में आप राशि ले लीजिए। क्या मैंने बोला कि कोई भी ग्रह है आपकी, इसको हम लोग मेन दशा को जब डिकोड करते हैं ना कि ये दशा में हमारे साथ क्या क्या होगा, तो उस वक्त हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम एक इसकी स्पेशल टेक्निक आपको बता रहे हैं, उसको आप समझिए कि कोई भी ग्रह जो आपके जन्म कुंडली में है, उसको अगर हमें नौमांश कुंडली में लेना है, तो नौमांश कुंडली में केवल हम देखेंगे कि वह किस राशि में है। वह राशि जन्म कुंडली में रख देंगे और जन्म कुंडली में उस राशि से वहां तक गिनेंगे जहां पर वो ग्रह जन्म कुंडली में प्रेजेंट है। अगर वो 6, 8, 12 की डिस्टेंस पर आ जाता है तो आप मान के चलिए कि फिर ये समस्या आपको देगा। पहले बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है, एक मिथुन लग्न की कुंडली बना लीजिए आप, मिथुन लग्न की कुंडली बना लीजिए। ठीक है, मिथुन लग्न की कुंडली बना लिया आपने, बना लिया। चलिए शुक्र को हम लोग रख देते हैं, किस में रख दिया जाए? चलिए रख दिया जाए तुला राशि में रख दीजिए। मिथुन लग्न की कुंडली बनाइए और शुक्र को रख दीजिए तुला राशि में। तुला राशि में रख दिया आपने। तुला राशि किस भाव में आएगी? 5वें भाव में आएगी। पंचम में। हाँ, आप उसी के बगल में ना नौमांश कुंडली बनाइए, उसी के बगल में आप नौमांश कुंडली बनाइए। और नौमांश कुंडली बस ऐसे रफली खींच लीजिए और यहाँ पर शुक्र को ना आप दिखा दीजिए, साथ में रखा था ना, वृषभ राशि में दिखा दीजिए। नौमांश कुंडली में शुक्र को वृषभ राशि में दिखा दीजिए। यहाँ तुला लग्न की बनाई थी ना, तो आप जो है मेष लग्न की वो बना दीजिए, क्या नाम है, नौमांश कुंडली। मिथुन की बनाई थी गुरुजी, मिथुन की। ये मिथुन की थी पहले लग्न कुंडली। जो जन्म कुंडली है वो मिथुन लग्न की बनी आपकी। अब आप नौमांश कुंडली, जो नौमांश कुंडली बना रहे हैं वो मेष लग्न की बना लीजिए। जी बना लीजिए। मेष लग्न की बना करके वहां पे शुक्र को रख दीजिए वृषभ राशि में। वहां पे शुक्र को रख दीजिए वृषभ राशि में। शालिनी जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। रख दिया। अब आपको क्या करना है, हमने बताया कि कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट जन्म कुंडली में जिस भाव में है, हमें ना नौमांश कुंडली से केवल उस ग्रह की राशि को देखना है। तो मैंने शुक्र को यहाँ पर किस राशि में रखा हुआ है? तुला राशि में, जन्म कुंडली में। और नौमांश कुंडली में वो किस राशि में हो गए? वृषभ राशि में। ठीक है, अब इस वृषभ राशि को आप जन्म कुंडली में देखिए किस भाव में आ रही है। वृषभ राशि, वृषभ राशि क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 12वें भाव में आ रही है, एकदम सही बात है। हम लोग वृषभ राशि क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जिस ग्रह को हमें देखना है वह नौमांश कुंडली में वृषभ राशि में है। जिस ग्रह को हमें देखना है वह नौमांश कुंडली में वृषभ राशि में है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जन्म कुंडली में वो वृषभ राशि कहाँ पर आ रही है? माइक बंद कर लीजिए ना। वो जन्म कुंडली में वृषभ राशि आ रही 12वें भाव में। अब उसी 12वें भाव से गिनना स्टार्ट करिए जहां जन्म कुंडली में शुक्र बैठे हैं। कितनी दूरी पर बैठे हैं? छठे भाव जी। 12वें भाव में वृषभ राशि आई और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में तुला राशि में बैठे हैं। तो वृषभ से अगर आप तुला गिनेंगे तो छठा भाव आ जाएगा। तो छठा भाव एक अच्छा नहीं हुआ ना, छठा 8वां 12वां तो खराब हुआ। अब क्या होगा कि शुक्र जिस चीज का सिग्निफिकेटर है, किस चीज का है?
विवाह का है। अगर लड़की की कुंडली में बात करें चाहे लड़के की कुंडली में बात करें, लड़के की कुंडली में तो स्पेशली विवाह का कारक है वो तो, और लड़की की कुंडली में क्या हो जाएगा, लड़की की कुंडली में बृहस्पति, मंगल और शुक्र तीनों ही विवाह के कारक होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि अपनी दशा और अंतरदशा में विवाह में समस्या पैदा कर देंगे। ये स्पेशल टेक्निक हम आपको दे रहे हैं। जबकि हो सकता है, आप देखिए यहाँ पर आप देखिए जन्म कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में जो शुक्र है वो अच्छे घर में बैठे हैं कि बुरे घर में बैठे हैं? अच्छे में, अच्छे घर में बैठे हैं। अच्छे घर में बैठेंगे जी, अच्छे घर में बैठे हैं। राशि में बैठे हैं। अब मान लीजिए आपको ये टेक्निक नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे भाई, शुक्र की, अच्छा शुक्र यहाँ पर अच्छा स्वराशि में ही बैठे हैं, एक अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर जो शुक्र है वो एक अच्छे भाव का स्वामी भी है, एक उसकी दूसरी राशि वहां पर आ गई है, कहाँ पर, 12वें भाव में। लेकिन शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तुला तुला तो तुला तो पांचवें भाव में है ना। तो तुला तो पांचवें भाव में, तो आपको देख के क्या लगेगा कि जब शुक्र की दशा और अंतरदशा प्रारंभ होगी तो आप कहेंगे कि आप में आपसी संबंध हस्बैंड वाइफ के अच्छे रहेंगे, जबकि हो उल्टा गया। तो ये टेक्निक अगर आपको देखना आ गया तो आप दशाओं को भी डिकोड कर लेंगे। और जो प्लेनेट खराब होता है, मतलब जो प्लेनेट इस प्रकार की खराबियां देता है, वो अपने सिग्निफिकेटर को प्रॉब्लम करेगा। सिग्निफिकेशन मतलब जो भी जिस चीज का वो कारक है। अब शुक्र विवाह, प्रेम संबंध, इन सब का कारक है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर इन सब से रिलेटेड तो समस्या आनी ही है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जबकि अगर आप जन्म कुंडली देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा समय जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन हकीकत में हो उल्टा गया। वो क्या गया? नवमांश में भी तो अच्छा है। नवमांश में भी अच्छा है, एकदम सही बात है। फिर भी देखिए समस्या आ गई। देखना है। तो ये एक स्पेशल टेक्निक मैंने बताई। एक एग्जांपल इसका हम देते हैं आपको, इसका एक एग्जांपल गुरु जी, देते हैं। ये नियम आप फिर से बोल दीजिए। गुरु जी, नियम फिर से बोल दें, लिख लें। नियम मैंने बताया कि किसी भी ग्रह को अगर आप जन्म कुंडली में देख रहे हैं, स्पेशली जब हम लोग दशा को डिकोड करते हैं ना, कि चलने वाली दशा और अंतरदशा इस व्यक्ति के ऊपर कैसी होगी, मतलब जो दशा चल रही, उसमें ये स्पेशल टेक्निक हम लोग जरूर लगाते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं कि उसमें हम ये कहते हैं कि जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, मतलब जिस ग्रह की दशा है कोई भी, जैसे मान लीजिए हमें शुक्र की बात करी, तो शुक्र हमने कहा कि मिथुन लग्न की कुंडली में तुला राशि में बैठे हुए हैं। हमने क्या किया कि उसी शुक्र को नवमांश कुंडली में देखा। नवमांश कुंडली में वो कहाँ पर हमने उनको बैठा दिया? वृषभ राशि में बैठा दिया। तो वृषभ राशि में बैठा दिया। अब उस वृषभ राशि को हम जन्म कुंडली में कहाँ देख रहे हैं? हम जो वृषभ राशि में नवमांश कुंडली में शुक्र बैठे हैं, उस वृषभ राशि को हमने जन्म कुंडली में रखा। राशि को रखना, ध्यान रखिएगा, राशि को, भाव को नहीं रखना, राशि को रखना है। कहाँ पे रखना है? नवमांश कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि को आप जन्म कुंडली में भाव में देखिए, किस भाव में आ गई। तो हमने देखा कि वृषभ राशि मिथुन लग्न के हिसाब से 12वें भाव में आ गई। अब क्या करेंगे? वहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? जहां से वो नवमांश कुंडली के जिस राशि में बैठे थे ना, वहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 12वें भाव से आपने गिना, तो जन्म कुंडली में वो ग्रह आपको छठे मिल गए। तो छठा क्या करेगा? छठा समस्या पैदा करेगा, उलझन डेवलप करेगा, है ना भारद्वाज जी भाई? नुकसान करेगा। हाँ, नुकसान मतलब आपस में विवाद पैदा करेगा, आपस में विवाद पैदा करेगा। तो ऑब्वियसली जब विवाद पैदा हो जाएगा तो वहां पे समस्याएं आपको किस चीज में विवाद पैदा करेगा? तो शुक्र किस चीज का कारक है? विवाह का, प्रेम संबंध का, हस्बैंड वाइफ के आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनका कारक है। तो वहां तो समस्या आपको देखने को मिलेगी, वहां तो समस्या आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगी। जी गुरुजी। जी, देखिए कि कुंडली हमने लगा रखी है, एक पर्सन है, 1961 इनका बर्थ है, ठीक है। इन पर
सबसे पहले शुक्र की स्थिति देखिए। शुक्र की जन्म कुंडली में शुक्र किस राशि में बैठे हुए हैं? मिथुन राशि में गुरुजी। नहीं, जन्म कुंडली में कन्या देखिए गुरुजी। कन्या राशि में। कन्या राशि में। कन्या राशि में। नीच के हो गए तो समस्या तो आनी थी ना। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं कि उच्च के होते हैं? नीच के गुरु। नीच के होते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए नवमांश कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठे हुए हैं? अष्टम भाव में। देखिए आप फिर आप गलत बोल रहे हैं। जो भी बोला हमने कहा कि मीन राशि नवमांश में कुंडली छठे में भाव। आपको राशि लेनी है। मंगल के साथ देखिए आप जितने भी लोग बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं आप उन्हीं बातों को ध्यान दीजिए। हमने बोला कि जिस ग्रह को हमको देखना है नवमांश कुंडली में केवल उसकी राशि उठाएंगे, भाव नहीं उठाएंगे। और आप लोग भाव के पीछे पड़ गए। मीन राशि, और मीन राशि में तो शुक्र उच्च के होते हैं। और नवमांश कुंडली एक शाश्वत कुंडली है। शाश्वत कुंडली का मतलब अच्छा फल देती है। अब जरा उठा के देखिए आप यहाँ पर शुक्र को रखिए। शुक्र को मीन राशि में जरा रख दीजिए जन्म कुंडली में। कहाँ पर आ गई? कहाँ पर आ गई? नवम भाव में नवम नहीं, वहां से नवम भाव में आई ना। वहां से गिनना स्टार्ट करिए, 7वें आ गई ना। ये थोड़ा सा मतलब जो हमारे पास डाटा है और ये कुंडली में ना थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। ये यहाँ पर अभी देखना पड़ेगा, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो शुक्र आपको नवमांश कुंडली में मीन राशि के दिख रहे हैं ना, उनको आप कुंभ राशि में रख लीजिए। हमें लगता है कि जो नवमांश कई प्रकार के नवमांश है वो दूसरे नवमांश से इसको लिखा गया है। कैसे लिखा बताएंगे इसमें। तो शुक्र को आप कुंभ राशि में रख लीजिए। कहाँ पर? नवमांश कुंडली में, ठीक है। हमारी आवाज आ रही सबको? जी गुरु जी आ रही। अब जरा कुंभ राशि में रख करके आप कुंभ राशि में रख करके जरा इसको गिनिए शुक्र की क्या स्थिति हुई। 8 में अष्टम में आ गया ना। अष्टम में आ जाने के कारण क्या हुआ? दूरी हो जाएगी इसके बाद। तो यहाँ पे समस्या हो गई। तो ये शुक्र किस चीज का सिग्निफिकेटर है? विवाह और विवाह के संबंधित बातों का। तो यहाँ पर ना इसके जब शुक्र की अंतर्दशा चली तो शुक्र की अंतर्दशा चलने पर बताया ये गया कि यहाँ पर इसके बीच में डाइवोर्स हो गया। इनके बीच में डाइवोर्स हो गया। जबकि शुक्र की अंतर्दशा में ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि शुक्र तो 11वें भाव के स्वामी थे और साथ में चौथे भाव के स्वामी थे जन्म कुंडली के अनुसार। तो ऐसा तो कुछ समस्या नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे दिया इन्होंने। तो ये रूल समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? तो इस रूल से भी आप चीजों को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नवमांश में छठे के थे ना सर स्वामी जी क्या? नवमांश छठे भाव के स्वामी थे। नहीं, ऐसे नहीं देखना है। जो ये वाला पॉइंट मैंने बताया ना उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए इसको। हाँ जी, तो आप वहाँ पर उसको क्या करेंगे, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेक करा जाता है। तो इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ बुक्स में इसको कहा कि अगर मान लीजिए पहले पहले आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सुखांश। दूसरे में आ जाए मतलब सुखांश बोलते हैं, मतलब लग्न में आ गया। दूसरे में अगर आ जाता है तो द्वितीय भाव धनांश बोलते हैं। तृतीय में जो होता है पराक्रमांश बोलते हैं। चतुर्थ में सुखांश बोलते हैं। पंचम में सुतांश बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब वो डिस्टेंस को ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं ले रहे हैं। डिस्टेंस को ले रहे हैं, यानी कि जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली में एक ही राशि में बैठे हैं तो लग्न की बात आ जाएगी, सेम राशि। नवमांश राशि से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं जन्म कुंडली में दूसरे भाव से आ रहे हैं तो वहाँ धनांश हो जाएंगे दूसरे भाव। अगर वो तीसरे से डिस्टेंस में बैठे हुए हैं तो वहाँ पराक्रमांश हो जाएंगे। तो खैर वो बात नहीं है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में आ जाएंगे तो वो समस्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वो भी सर दशांतर दशा में। जी क्या? दशांतर दशा में समस्या देखने को मिलेगी। दशांतर दशा में समस्या देखने को मिलेगी। मेन तो दशांतर दशा में ही इसको डिकोड किया जाता है। लेकिन जी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या, क्योंकि प्लेनेट तो फिक्स रहेंगे ना जन्म भर।
आप जी सर। पहले से ही उस चीज को देख करके बता सकते हैं कि भाई अगर ऐसी कुछ होता है तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि ये चीजें हो सकती है। तो आप पहले से जब बता देंगे देख करके तो ठीक रहेगा। अब कुंडली को ना बहुत डीप में देखा जा सकता है, लेकिन इतना किसी के पास समय नहीं होता है देखने का, और ना इतना कोई जी देखना चाहता है, क्योंकि मेन मेन पॉइंट कोई देख करके कवर कर लिया जाता है। अब कितनी बातें देखी जाए, देखिए अगर मैरिज की बात चल रही है तो अब चलती ही चली जा रही है, तो इतना तो नहीं देखा जा सकता ना किसी व्यक्ति की कुंडली में, या भाई वो उस हिसाब से फिर पे करे। बहुत सारी बातें आ जाती हैं फिर तो जो लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं 10-10 20-20 हज़ार 21 हज़ार 51 हज़ार, तो हो सकता है भाई वो डीप, आप कितना डीप उतर सकते हैं, बहुत डीप उतर सकते हैं आप तो, हर चीज़ एकदम खुलती चली जाएगी। और अभी तो आप वैदिक ही पढ़ रहे हैं, अगर फिर उसके अंदर पढ़े, नाड़ी पढ़ें या केपी पढ़ें या लाल किताब पढ़ें, तब तो और बातें समझ में आने लगेंगी। तो कोई भी जो जी सर। एस्ट्रोलॉजर है वो एक ही विद्या को यूज करते हैं। वैसे तो जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो कहते भी हैं कि आप 2 से 3 विधि को जरूर लगाइए, यानी 2 से 3 विद्या यूज करिए, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। तो गुरुजी एक मतलब, प्रश्न था हाँ बताइए। सर, ये फॉर्मूला केवल नवांश कुंडली में लगेगा या हम इसे हर वर्ग कुंडली में यूज कर सकते हैं सर? नहीं, केवल नवमांश कुंडली में, क्योंकि नवमांश कुंडली जो है हमारा भविष्य है ना, मतलब जो हमारे ग्रह की स्थिति क्या है वो बताने के लिए हम नवमांश कुंडली को यूज करते हैं, और बाकी किसी वर्ग कुंडली में इसको यूज नहीं करेंगे। सर ये सिर्फ फार्मूला शादी के लिए ही लगेगा, वैवाहिक जीवन के लिए ही? लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन कैसा होगा उसको तो अभी हमने बताया ना, ऊपर ऊपर बात तो जी बता दी। सर। अभी और भी बातें बताएंगे तो समझ में आएगा। तो ये फार्मूला आपको जी क्लियर सर। हो गया होगा हमारे ख्याल में, कि इस जी प्रकार से सर। हम लोग इसको अप्लाई इसी कर सकते संदर्भ में था हैं। जी क्या? गुरु जी, एक प्रश्न था इसी संदर्भ में। हाँ बताइए। जैसे लग्न कुंडली में शुक्र मीन राशि में बैठे हैं गुरु जी, हाँ, और नवांश कुंडली में भी मीन राशि में शुक्र बैठे तो हैं, लग्न तो लग्न में लग्न तो बहुत, इसको बोलते हैं वर्ग वर्गोत्तम। तो जी वर्ग वर्गोत्तम कोई भी ग्रह हो जाता है तो अपनी दशा अंतर दशा में काफी अच्छा फल करता है। वर्ग जी वर्गोत्तम का मतलब यही होता है कि जन्म कुंडली में जिस राशि में कोई ग्रह हो और नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में वो ग्रह हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग वर्गोत्तम। ठीक है, तो वर्ग वर्गोत्तम जो बोला गया है वो नवमांश कुंडली को लेकर ही बोला गया है, क्योंकि जब हम लोग दशाओं को डिकोड करेंगे कि इस दशा में इसके साथ क्या क्या होने वाला है, तो वहां पर नवमांश कुंडली एक इम्पोर्टेंट कुंडली हो जाती है। और उसकी नवमांश कुंडली में आयतन जी स्पेशली माइक बंद कर, नवमांश माइक बंद कर लीजिए। नवमांश कुंडली में उसकी जो राशि है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आप लोगों ने अगर सुना हो सकता सुना, हो सकता ना भी सुना हो, राशि तुल्य नवांश सुना आप लोगों ने? नहीं सुना, वो जी आगे सर हम सुना बताएंगे। है। नहीं। राशि तुल्य नवांश होता है, वहां पर प्लैनेट्स की कंडीशन नवमांश और जन्म कुंडली के अनुसार क्रॉस चेकिंग होती है, तो वो राशि तुल्य नवमांश कहलाता है। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कब इंपॉर्टेंट होता है? दशाओं को जानने के लिए। राशि तुल्य नवांश वो आगे हम बताएंगे वो कैसे देखा जाता है, बहुत जगह हम भी यूज़ करते हैं उसको, लेकिन इन सब चीज़ें छोटी छोटी टेक्निक्स हैं तो उसको यूज़ करते हैं। तो हम जो है वो चीज़ आपको बताते जा रहे हैं। ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, पूरा तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, पूरा तो हमने भी अभी नहीं पढ़ा। मतलब इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आप एक कोई टॉपिक उठा लीजिए तो आप बताते ही रह जाएंगे। लेकिन क्या है कि आज हम लोग यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था त्रिशांश कुंडली यानी D30 चार्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं शादी के लिए। त्रिशांश कुंडली हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? वैसे तो किसी भी प्रकार की मेजर एक्सीडेंट जानने के लिए, जीवन की दुर्घटना जानने के लिए तो यूज़ करेंगे ही करेंगे त्रिशांश कुंडली। लेकिन विवाह की गुणवत्ता जानने के लिए, शादी की स्थिति कैसी है उसको भी जानने के लिए त्रिशांश कुंडली का प्रयोग बताया गया है। त्रिशांश कुंडली का प्रयोग बताया गया है। इसको पराशरी ज्योतिष में थोड़ा सा कम बताया गया है, लेकिन अन्य ज्योतिष में, जैमिनी ज्योतिष में इसका प्रयोग थोड़ा बताया गया है ज्यादा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पराशरी ज्योतिष में आपको इसके लिटरेचर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लिटरेचर मिलेंगे। इसमें के.एन. राव और उनकी टीम ने काफी इस पे काम किया हुआ है, तो उनकी बुक्स अगर आपको इस पे मिलती है ना तो बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, जो लेटेस्ट बातें आपको समझ में आएंगी।
बाकी जो पुरानी बुक्स है ऐसा नहीं कि वो खराब है, क्योंकि उन्हीं को से ही लेकर के आगे की बात बताई जा रही है, लेकिन वो इस लैंग्वेज में लिखी होती है कि समझ में कम आती है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो बात क्या करेंगे, त्रिशांश कुंडली की। तो त्रिशांश कुंडली को ना हम शादी के लिए पर्पज से, 3 पर्पज से यूज करते हैं। एक, विवाह होगा कि नहीं होगा इसकी बात भी आपको त्रिशांश कुंडली दे देती है। विवाह कैसा होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा उसकी बात भी त्रिशांश कुंडली बताती है। और विवाह जल्दी होगा या देर होगा ये भी बात आपको बताती है। और इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं नवमांश कुंडली को लेकर के और जन्म कुंडली को लेकर के, नवमांश कुंडली में अच्छी चीज दिखाई दे रही है, जन्म कुंडली में भी अच्छी चीज दिखाई दे रही है, और आप देख रहे हैं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी इसको प्रॉब्लम आ रही है, तब कहा गया कि आप त्रिशांश कुंडली का सहारा लीजिए। यानी कि जैसे कल कुछ 1-2 कुंडलियां थी, लग रहा था कि देखिए जन्म कुंडली भी अच्छी है, नवमांश कुंडली भी अच्छी, तो हम लोगों ने बहुत डीप में उतर के देखा तो थोड़ा समझ में आया कि हाँ गड़बड़ है। तो हमारा कहना है जब ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाए तो हमारे पास एक लास्ट टूल होता है हम लोग का, ब्रह्मास्त्र है, D30 चार्ट, त्रिशांश कुंडली। वो आपको 1 मिनट में ही सारा आंसर दे देगी, वो 1 मिनट में ही सारा आंसर दे देगी। तो त्रिशांश कुंडली में, क्योंकि जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, नवमांश कुंडली भी अच्छी है, और फिर भी देख रहे हैं कि वहाँ हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बैठे हुए, तो आप देखिए जरा त्रिशांश कुंडली में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई पड़ी। या इसका उल्टा, जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली कह रही नहीं शादी तो अभी होनी नहीं चाहिए, और पता चला शादी 13-14 साल की उम्र में हो गई, तो देखिए जरा त्रिशांश कुंडली। तो ऐसी ऐसी अनोखी बातें आपको त्रिशांश कुंडली यानी D30 चार्ट आपको बताएगी। हम लोग लास्ट टूल उठाते हैं शादी में D30 चार्ट को ही, लेकिन D30 चार्ट तक हम अपनी भी बात करें, हम दूसरों की क्या बात करें, हम अपनी भी बात करें तो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड है। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बड़ा अड़ियल टाइप का है और अपनी या कुछ सोच ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा है, मतलब बड़ा फॉर्मल हो क्या है, तो फिर उसको हम D30 तक जाते ही नहीं, ना हम भी नहीं जाते। कभी कभी कुछ ऐसी कुंडली आती है ना जो देखने का मन नहीं करता, लेकिन आप प्रोफेशनल है तो आपको देखना पड़ता है। कुछ ऐसी कुंडलियां आ जाती हैं जिसको बड़ा अच्छे से देखने का मन करता है। तो ये भी ज्योतिषी के मूड के ऊपर भी डिपेंड है। ये तो क्योंकि दिमाग वाली चीजें है ना, दिमाग का मूड। अच्छा, दिमाग वाली क्या चीजें हैं, वैसा मतलब हमारे सर ने भी बोला कि कभी कभी कुछ कुंडली ऐसी आ जाती है उसके ग्रह आपको बोलने नहीं देते, मतलब आप चाहते हैं कि बताना उसको, लेकिन ना आपका मतलब बात ही नहीं आएगी निकल के, या वो व्यक्ति बात घुमा जाएगा, या अगर आप बात बता भी देंगे तो वो सुनेगा ही नहीं। तो ऐसी ऐसी कंडीशन भी हमने झेली है। तो हम ये देखते हैं कि जिस कुंडली में गुरु खराब होते हैं ना उसको कभी सही सलाह नहीं मिल पाती, सही समय पे सलाह नहीं मिलती है। जब उसके साथ घटना घट चुकी होती है, सब कुछ हो चुका होता है, तब उसको कोई बताता है ये देखो ऐसा था, तो वो बोलता है कि यार ये पहले क्यों नहीं बताया, पहले उसने सुना भी नहीं और उसके प्लेनेट ही रोक रहे थे बताने के लिए, ऐसा भी होता है। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि भाई भगवान तो नहीं है ना, कोई ज्योतिषी भगवान तो नहीं है, तो इस प्रकार के प्लेनेट भी हो जाते हैं कि जो ज्योतिषी की आंखों में धूल झोंक देते हैं, जिससे वो देख ही नहीं पाता है। बाद में वो घटना घट जाती तो वो भी देखता है, या वो उसने पहले देख लिया तो बता भी देता है, इस प्रकार की कंडीशन। खैर, तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिस करने उतरेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे हम लोग त्रिशांश कुंडली की बात कर रहे हैं, तो त्रिशांश कुंडली और जन्म कुंडली विवाह की गुणवत्ता के लिए संकेत देती है। गुणवत्ता मतलब कि उसका विवाह कैसा होगा। सुनिए फार्मूला क्या है, यदि त्रिशांश कुंडली में शनि, मंगल या सूर्य, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि त्रिशांश कुंडली में शनि, मंगल या सूर्य की राशि का लग्न हो, यानी त्रिशांश कुंडली में किसका किसका लग्न हो, शनि का लग्न कौन सा हो गया, मकर या कुंभ, या मंगल का लग्न हो, मेष या वृश्चिक, या सूर्य का लग्न हो यानी सिंह राशि का लग्न हो। ठीक है, और इन्हीं ग्रहों का संबंध
और इन्हीं ग्रहों का संबंध जन्म कुंडली के लग्न से भी होना चाहिए। मान लीजिए कि शनि का, मंगल का और सूर्य का लग्न है त्रिशांश कुंडली में, लेकिन उसका संबंध जन्म कुंडली के लग्न से नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर त्रिशांश कुंडली में शनि का, मंगल का, सूर्य का लग्न है और जन्म कुंडली में यह ग्रह लग्न से संबंध बना रहे हैं, लग्न से संबंध कैसे बनाएंगे? इन्हीं की मान लीजिए राशि आ गई, मान लीजिए कि शनि की राशि की लग्न थी त्रिशांश कुंडली, और त्रिशांश कुंडली की ही क्या हो गई, जन्म लग्न भी हो गई। या लग्न कोई भी हो, शनि की मान लीजिए त्रिशांश कुंडली की लग्न है और जन्म कुंडली में शनि लग्न में ही बैठ गए, या लग्न को उन्होंने देख लिया, तो इस प्रकार से क्या बन गया, संबंध बन गया। तब शादी में परेशानियां आती हैं, तब शादी में परेशानियां आती हैं। समझ में आ गई बात? नहीं? एकदम सीधा सा आंसर दे दिया, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि भैया समस्या कहां से आ रही थी। तो समस्या के लिए ही तो D30 चार्ट है, त्रिशांश कुंडली। क्या बताया गया इसके अंदर नियम कि यदि सूर्य या मंगल या शनि की राशि क्या लग्न त्रिशांश कुंडली में हो और वही ग्रह जिसका लग्न है जन्म कुंडली के लग्न से संबंध बना रहे, तो शादी में परेशानियां काफी देखी जाएंगी, तो शादी में परेशानियां देखी जाएंगी। समझ में आ गया? उसके बाद मतलब ये चीज है, और साथ में जन्म कुंडली के सूर्य या चंद्रमा, अगला नियम, जन्म कुंडली के सूर्य या चंद्रमा, जन्म कुंडली का जन्म लग्न से सूर्य या चंद्रमा अशुभ ग्रहों से संबंध बना ले, राहु से, केतु से, मंगल से, शनि से, सूर्य या चंद्रमा दोनों बना ले, तब दोबारा रिपीट कर दीजिए गुरुजी एक बार। हम ये कह रहे हैं कि ऊपर वाली कंडीशन लगने के साथ साथ जन्म कुंडली में सूर्य या चंद्रमा अशुभ ग्रहों से संबंध बना ले तो परेशानियां कई गुना बढ़कर आएंगी, परेशानियां कई गुना बढ़कर आएंगी। त्रिशांश कुंडली में संबंध बनाने से सर? नहीं, फिर से आपने पहले त्रिशांश कुंडली समझ में आ गई आपको, फिर हमने बोला कि जन्म कुंडली में सूर्य या चंद्रमा अशुभ ग्रहों से संबंध बना ले, ठीक है। और अगर वो लग्न को देख लेते हैं, जन्म लग्न को, तब तो और बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो परेशानियां कई गुना बढ़ जाएंगी, ठीक है, जो कि शादी की गुणवत्ता मेंटेन नहीं हो पाएगी। जैसे कल किसी ने कुंडली दी थी, वो बोल रहे थे कि इन लोग का हो, तो हमने कहा था भाई रुक जाओ, तो जरा मुझे वो वाली डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइएगा जरा। कल आप लोगों ने कुंडली दी थी ना, एक कुंडली तो और भी हमारे पास है, बताइए वो कौन सी कुंडली थी, क्या नाम? जी सर मैंने दी थी एक, जी सर मैंने दी थी, गोपाल जी मिश्रा ने दी थी। डेट ऑफ 15/7 15/7 और 1988। 1988। अच्छा सर, जी 15/7/1988। टाइम क्या है? सुबह 5 बजे, 05। प्लेस हरदोई। देखिए इसमें क्या ये चीजें लग रही हैं क्या? ये वाला फार्मूला लगाइए, ये तो नौमान से। चलिए D30 चार्ट खोल देते हैं, पहले वाला भी फार्मूला लगा के देख लीजिए। इसमें कौन सा, जो मैंने डिस्टेंस वाला जो बताया, ये D30 चार्ट लगाइए। देखिए यहाँ पे तो लग्न सूर्य, उसकी मंगल शनि की तो लग्न नहीं आई है, लेकिन जिसकी लग्न आ रही है वही लग्न यहाँ पे भी है, त्रिशांश कुंडली में भी लग्न है, त्रिशांश कुंडली में भी लग्न है, और त्रिशांश में राहु केतु बैठे हुए हैं।
गुरुजी यहाँ राहु और केतु दोनों एक ही घर में है गुरुजी। हाँ, आमने सामने उनको कर लीजिए। आगे वर्ग कुंडली में ना ऐसा आपको देखने को मिलेगा, उनमें आमने सामने कर लीजिए। ठीक ठीक है, है गुरुजी। अगर ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो आमने सामने। तो देखिए इसमें शनि की, मंगल की और सूर्य की तो लग्न नहीं आ रही है, जी नहीं आ रही है ना। तो एक चीज नहीं आ तो रही ये, गुरुजी। हाँ, एक चीज तो ये बच गई। और दूसरी बात ये आ रही है, दूसरा क्या आ रहा है कि यहाँ पे सूर्य उर्य तो खराब तो है नहीं, चंद्रमा। शनि की दृष्टि है गुरुजी, जी क्या? शनि की दृष्टि है गुरुजी। दृष्टि नहीं देगी वो भैया। तो कल तो हो गया, जो आज फार्मूला बताया उसको देखिए ना। शनि की दृष्टि है, लेकिन शनि की सर दृष्टि दूरी की- 12 आ रही है, जी क्या? दूरी 12 आ रही है। दूरी 12 आ रही है। हाँ, हाँ तो अलगाव की स्थिति बना रहा है वो। दूरी अगर 12 आ रही तो देखिए D30 चार्ट से तो इसको बचा लिए। अब अगर दूरी, किसकी दूरी आ रही है? शुक्र की ना। शुक्र यहाँ पे वृषभ राशि में है। ये किसी का माइक है वो बंद कर ले अपना। शुक्र यहाँ पता नहीं क्यों, शुक्र वृषभ राशि में और नवमांश कुंडली में शुक्र देखिए कहाँ पर है? कर्क राशि में। ये 12 कैसे आ रही है? शुक्र यहाँ वृषभ राशि में है और शुक्र यहाँ नवमांश कुंडली में कर्क राशि में है। तो 1 2 3 कर्क राशि से सॉरी 11 आ रही होगी ना। देखिए गिनिए यहाँ जी 4 गुरुजी से, 11। 4 से त्रिशांश गिनिए। में सर मकर में है। क्या? त्रिशांश में सर शुक्र मकर में है। त्रिशांत से नहीं देखना होता, दूरी वाला भाग केवल आपको नवमांश में देखना होगा। सर जी सर। बाकी किसी भी वर्ग कुंडली में ये दूरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। 11वें भाव में आ रही गुरुजी। 11वें भाव में, तो 11वां भाव तो लाभ भाव है, कुछ होगा नहीं वहां पर। तो लाभ भाव है ना, तो लाभ ही होगा, कुछ होगा नहीं। वही जो मैंने कल उपाय बताया था, क्योंकि हमने डीपली उसको देख लिया था। तो देखिए मंगल की वो आ गई ना, मंगल की मंगल क्या की आ गई? लगन आ गई गुरुजी। लगन आ गई। क्या मंगल का असर लग्न पे पड़ रहा है क्या? हाँ पड़ रहा है। 8वीं दृष्टि हो रही गुरुजी। 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये पहला वाला फार्मूला एकदम ठीक हो गया, बैठा फार्मूला। और आप जरा देखिए जन्म कुंडली में देखिए, सूर्य या चंद्रमा अशुभ ग्रहों के साथ संबंध बनाए कि नहीं बनाए, ये देखिए। जी गुरुजी। बना दिया इन्होंने, यानी ये स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई है ये। और सूर्य के साथ राहु भी है और सूर्य के साथ मंगल भी है। ये तो स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, खराब हो गई है। अब क्या करेंगे आप जरा इसमें जो आप मंगल को देखिए, मंगल को क्यों? क्योंकि लड़की की कुंडली है ना ये, नाम नहीं लेंगे, लड़की की कुंडली है ये। तो लड़की की कुंडली में विवाह के लिए मेन कौन किसको देखेंगे? मंगल को देखेंगे आप। तो मंगल यहाँ मिथुन राशि में है और नवमांश कुंडली में देखिए मंगल कहाँ पर है? मीन राशि में। देखा, मीन राशि में मंगल है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, खैर चलिए 4 पे आ गए, फर्क नहीं पड़ा। तो मंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लड़की कुंडली में 3 कारक होते हैं ना, मंगल, बृहस्पति और शनि। जरा बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं। कन्या राशि में यहाँ पर बता दिया, और यहाँ से गिने हम लोग तो 3 आ गए यहाँ पर भी। तो चलिए, और शुक्र को देखें जरा। शुक्र यहाँ नवमांश कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए? मिथुन राशि में। और यहाँ पे तो यहाँ पे भी 3 आ गए, यानी इसको बहुत स्ट्रगल करके ही वैवाहिक सुख मिलेगा। तो खैर उसकी नौबत ही नहीं आई। एक लड़की है और अब इनका कोर्ट केस चल रहा है, मतलब किसके पति ने काफी मारा पीटा और पूरे घर से बाहर भगा दिया। लड़की इसके साथ रह रही है, मतलब एक बच्ची है वो इसके साथ रह रही है और कोई खर्चा नहीं देता है, ये अपना स्ट्रगल करके काम कर रही है। तो आपको दिखाई दिया ना स्थिति। त्रिशांश कुंडली एकदम सटीक आंसर दे देगी। समझ में आया सबको कि नहीं आया? त्रिशांश कुंडली एकदम सटीक आंसर आपको दे देगी, बिना सोचे समझे आप उसको। लेकिन लास्ट हथियार यूज करिए शुरुआत में, जब आप कंफ्यूज हो जाएं। वरना तो आपको जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली से मैंने बहुत सारे फार्मूले आपको बता दिए, लेकिन उससे भी अगर क्लियर ना आए तो त्रिशांश लगा दीजिए। त्रिशांश में एकदम सीधा आंसर आपको मिलेगा। स्टेरॉइड है, इसके बाद कोई दवाई नहीं काम करेगी। और अभी का अगर आप देखें तो मार्च शुक्र चल रहा है, तो शुक्र तो अभी बताया, शुक्र की स्थिति क्या है? एक दूसरे से इधर 3 पे है, इधर 5 पे है, तो 3 कहाँ हो गया? तीसरा अभी स्ट्रगल ही कर रही होगी। क्यों कैसे हमने बताया?
क्योंकि देखिए अंतर्दशा शुक्र की चल रही है ना, मार्च 2022 तक चलेगी। अच्छा, मार्च 2022 तो खत्म हो गया, सूर्य की चल रही है। तो सूर्य यहाँ पर कहाँ पर बैठे हुए हैं? सूर्य मिथुन राशि में है। षष्टम में। हाँ नहीं, षष्टम में तो है, सूर्य मिथुन राशि में है। और यहाँ पे देखिए सूर्य कहाँ पर है? मिथुन राशि में। अच्छा, तो अब सूर्य यहाँ छठे भाव में है, यानी ये अब दशा आ गई इसकी, इसको अब कोर्ट केस में सफलता मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। क्यों? कैसे मैंने बोला? जी, रोग हाँ जी, कैसे मैंने छठा होगा जी, रोग ऋण शत्रु का, वहां पे विजय मिलेगी इनको। विजय मिलेगी, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है और साथ में सूर्य वर्गोत्तम हो चुके हैं। देखिए जी, वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम में वो बहुत अच्छा फल कर जाएंगे। और सूर्य छठे हाउस में, रोग ऋण शत्रु, कोर्ट कचहरी, मारपीट, इन सब में विजय दिला देंगे उसको। यही टाइम भी मैंने दिया था जो मुझे याद आ रहा है। हमने कहा अभी इतना लंबा 2 साल पहले वो कह रही अभी खत्म हो जाएगा, अभी तो नहीं खत्म होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अल्टीमेटली लास्ट में आपको सक्सेस मिलेगी। और वो मैंने कैसे बताया था लास्ट में सक्सेस मिलेगी? जब भी छठे हाउस में मंगल या सूर्य आ जाए, मंगल केतु के साथ आ जाए, मंगल आ जाए, तो आप समझ लो कि कन्फर्म है कि व्यक्ति कोर्ट केस या जो भी होता है उसमें जीत उसको मिल जाएगी। लेकिन अब वो मंगल खराब ना हो रहा हो बस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नहीं आ गया? तो इस प्रकार से चीज़ों को आप देख सकते हैं। हाँ, कोई बता रहा था कि हमारे पास भी है, कोई बताइए क्या है इसकी डेट ऑफ बर्थ? 31 जनवरी 87। 31 जनवरी 1987। जी जी जी, टाइम बताइए। सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। जी, प्लेस क्या है? अम्बाला। अम्बाला। ये पंजाबी में सारी घटना मतलब ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ, अम्बाला में जन्म हुआ है हिमाचल का ये। कहीं भी हो सकता है भाई, ये सब समस्या तो कहीं भी हो सकती है। देखिए त्रिशांश कुंडली में तो खैर बचा हुआ है, क्योंकि गुरु की लग्न आ रही है, तो गुरु की लग्न के लिए तो कंडीशन नहीं थी, गुरु की लग्न के लिए कंडीशन नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो कंडीशन चल रही है वो तो कोर्ट केस चल रहा होगा, मतलब डाइवोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, सेटलमेंट, डाइवर्स की सेटलमेंट हो रही है कोर्ट हाँ, के हो थ्रू। रही है, एकदम सही है। कैसे बताया मैंने 1 ही मिनट में? शनि की दशा, शनि की अंतर और शनि की दृष्टि। शनि 12वें में बैठे हैं। शनि 12वें में बैठे हैं अलगाव के लिए। ठीक है, शनि कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में बैठे हैं। डाइवोर्स की कंडीशन डेवलप हो गई होगी। और शनि देखिए जरा नवमांश कुंडली में, और नवमांश कुंडली में शनि कहाँ है? कुंभ राशि में है ना? जी, अष्टम भाव में। नहीं, भाव नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, राशि देखनी है नवमांश की। उस नवमांश की राशि को आप उठा करके जन्म कुंडली में ले आइए। कहाँ पर आ गया? तीसरे भाव में आ गया। जी, तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का है। पराक्रम का। और जरा यहाँ से शनि की और जन्म कुंडली से शनि की डिस्टेंस कितनी हो गई? 7, 8, 9, 10 हो गई। तो 10 तो कोई बुरी नहीं हुई ना, बुरी नहीं हुई, खराब तो नहीं हुई। तो खराब नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियस है कि इसको मतलब सेटलमेंट क्या है, इसको तो मिलेगा, पैसा मिलेगा इसको तो। नहीं, लड़का है, इसको देना पड़ेगा, पर उन्होंने, लड़की वाले ने मांगा नहीं, पैसा नहीं मांगा। हाँ, तो नुकसान होने से बच गया है ना, नुकसान होने से बच गए। हाँ, आपस में मिलजुल के अलग हो रहे हैं। हाँ, लड़की होती तो इसको मिल जाता। वैसे 11वें भाव का कनेक्शन अगर 11वां होता तो पक्का मिल जाता अगर लड़की होती। लेकिन ये भी तो कन्फर्म है ना कि इसका नुकसान तो नहीं हुआ ना। अगर वो तो हमने पूछा नहीं कि लड़का है लड़की, क्योंकि लड़के को तो कभी नहीं मिलने वाला पैसा। जी 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 जी। लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ ना, ये चीजें हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि चीजें कैसे आप तुरंत देख करके बातों को समझ सकते हैं और आसानी से आप चीजों को निकाल सकते हैं। ये लड़का जेल भी गया था क्या? जी नहीं गया था। नहीं। चलो बढ़िया है, बच गया। जब भी 12वें में शनि का इन्वॉल्वमेंट आ जाए ना, व्यक्ति को जेल हो सकती है। लेकिन बहुत सारी बातें देखनी होंगी। ये तो मैंने, क्योंकि केस वाली बात थी और शनि 12वें में मैंने देख लिया, तो इसलिए चीजों को यहाँ पर बता दिया तुरंत। ठीक है, इनमें कोई ऐसा बड़ा डिस्प्यूट भी नहीं हुआ, बस आपस में अलग होने का सोचा इन्होंने। अच्छा किया इन्होंने ऐसा, क्योंकि शनि की दशा चली है और शनि तो ऐसे भी सेपरेट करेगा। और अभी 2021 से स्टार्ट ही हुआ है शनि। और शनि चूंकि धनु लग्न में शनि क्या है, दूसरे और तीसरे हाउस का लॉर्ड है। तो दूसरे और तीसरे हाउस का लॉर्ड है, तो एक्चुअली रीजन इसका ये है ना, देखिए इसके लग्न में शुक्र है,
इस लड़के के लग्न में क्या है? शुक्र है। शुक्र है। लग्न में जब भी शुक्र आता है ना तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या करता है कि अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिससे कई सारे इसके अफेयर बन जाते हैं। यही बात है, इसी कारण से ये इसमें जो सेपरेशन आया, पता किस ऐसे चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, लग्न में अगर शुक्र है ना तो उसके जरा करेक्टर पे थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। यही बात होगी, अभी लोगों ने ओपन नहीं किया होगा, अच्छा ही बात है, छुप जाए, लेकिन ज्योतिषी से तो नहीं छिप पाएगी ना बात। तो ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? और ऐसे लगन में गुरुजी दूसरी शादी अगर हो तो उसमें भी यही फिर प्रॉब्लम रहेगी। देखिए प्रॉब्लम तो यही रहेगी। अब दूसरी शादी के लिए क्या होता है ना कि शुक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो शुक्र बहुत, वैसे तो 11th हाउस का लॉर्ड बन रहा हुआ है, स्ट्रांग तो है, और ये प्रॉब्लम तो पक्की बात है ये रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हैंडसम भी होगा, स्मार्ट भी होगा। ये तो हाँ, स्मार्ट है, थोड़ा लंबा चौड़ा है क्या? नहीं, लंबाई नॉर्मल है, मतलब दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव है ना, दिखने में अट्रैक्टिव, और मतलब इस प्रकार के बन ठन के रहता है कि अपोजिट सेक्स को थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वो शुक्र देख रहे हैं आप, लग्न में बैठे हुए शुक्र है, तो इसलिए ये स्थिति तो हमेशा बनी रहेगी। और 4th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, 4th हाउस में, तो 4th हाउस में मंगल जो यहाँ पर बैठे हुए वो क्या करेंगे कि ना जो भी इसकी डोमेस्टिक लाइफ होगी ना, घरेलू वातावरण, उसको डिस्टर्ब करके हमेशा रखेंगे, उसको हमेशा ही डिस्टर्ब करके रखेंगे। ठीक है, और सूर्य बुध 9th और बुध हमेशा इसको जो भी मतलब इसका लाइफ पार्टनर होगा ना, शादी होगी फिर से वहां दिक्कत आएगी। क्यों, कैसे बताया मैंने अभी परसों नरसों एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, याद है कि समस्या कहाँ से आने वाली है? जी बताइए, बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ? समस्या कहाँ से आने वाली, कैसे बताया था? अष्टम भाव में बैठे ग्रह, अगर अष्टम में कोई ग्रह ना हो तो जो अष्टम भाव को देख रहे हो, तो देखिए अष्टम भाव को कौन कौन देख रहा है यहाँ पर? सूर्य और बुध देख रहे हैं, सूर्य और बुध देख रहे हैं। सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। अब एक बात और बता देते हैं, और बुध कहाँ के लॉर्ड है जरा देखिए? 10वें के भी है, 7वें के भी है ना, सप्तम के भी है, तो ऑटोमेटिक इसको अपनी पत्नी से समस्या तो आनी ही है, तो पत्नी से समस्या इसको आई। ठीक है, अब एक बात सुनिए, 9th हाउस होता है दूसरे विवाह का। 9th हाउस कौन सा भाव है? दूसरे विवाह का, सेकेंड मैरिज, 9th हाउस। और 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य की 8th हाउस में दृष्टि है कि नहीं है? नहीं क्यों, एकदम सामने सामने है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन इसको सेकंड मैरिज में भी समस्या आएगी, आप बोल सकते हैं जी। क्या सूर्य की 7वीं दृष्टि गुरु जी अष्टम पे एकदम हो गई ना? तो सूर्य कहाँ के लॉर्ड है? 9th हाउस के लॉर्ड है ना, नहीं, तो यानी कि इसको सेकंड मैरिज से भी प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। पूरे मैरिज में करते हैं प्रॉब्लम जी क्या? हाँ, प्रॉब्लम पक्की बात आएगी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया आप लोगों को ये फार्मूला? तो इस प्रकार से आप चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये कितना आप एनालिसिस करते हैं, देखिए ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और उससे ज्यादा किस बात पर डिपेंड करेगा कि सामने वाले की कुंडली कैसी है, मतलब आपका बताने का मन है या नहीं है। सबसे ज्यादा तो इसी बात पर डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा तो इसी बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाले की कुंडली अगर रोक रही है बताने, जैसे इसमें देखिए तुरंत समझ में आ रही थी सारी बातें, तो क्लियर हो गई। और ये क्या, ये सेकंड मैरिज के लिए इंटरेस्टेड है क्या ये आदमी? ये किसकी, आपके जानने वाले हैं क्या कोई? हम मेरे जानने वाले हैं। अच्छा, तो उनको आप सेकंड मैरिज के लिए इस प्रकार से आप मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशनरी आप उनको हिंट दे दीजिएगा कि ऐसा हो सकता है। एंड सेकंड में शनि इनका 12th हाउस में बैठा हुआ है जी। शनि इनका 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो मान लीजिए इधर बच गए लेकिन आगे नहीं बचेंगे। लड़का मना करता है शादी करने को अभी तक, तो वो नहीं, इधर बच गए आगे नहीं बचेंगे। किस चीज के लिए? तो कोई केस बन करके ये अंदर भी हो सकते हैं, बंधन के लिए। ठीक जी है। जी जी,
ठीक है ना, मान लीजिए चलिए ऊपर वाले की दया से अभी बच गए, अच्छी बात है। अच्छा बचे क्यों? गुरुजी एक क्वेश्चन है मेरा। एक मिनट जरा, हमारा भी क्वेश्चन है, हमको ही आ गया। जी 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 7 8 9 शनि, गोचर में शनि ने इनको बचा लिया बस, लेकिन अभी शनि ट्रांजिट कर जाएगा ना तो समस्या करवा देगा। गोचर ने शनि ने बचा लिया इनको। अभी फाइनल सेटलमेंट हुई नहीं है, चल रहा है उनका आपस में। तो बस शनि मई से पहले कह दो करा ले भैया अपना जज उसको पैसे से दे करके, जो भी बोला, ये तो गलत है बोलना मेरा, लेकिन फिर भी मैंने बताया मई से पहले करा ले, क्योंकि मई के बाद शनि कुंभ राशि में आएगा, 10वीं दृष्टि पहुंचा देगा वहां पर 12वें हाउस में, और गुरु चेंज हो जाएगा। तो गुरु अभी 11th हाउस को देख रहे हैं, ईश्वरी कृपा बनी हुई है इन पर, इसलिए चीजें जो है इन पे आराम से सेटल हो रही हैं, लेकिन जल्दी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनका, जल्दी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी गुरु जी। ठीक है, ये जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? जॉब करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है इसका। अभी जब शनि ट्रांजिट होगा ना तो इनके जगह चेंज होने का भी समय आ गया है, जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहां जगह चेंज हो जाएगी। अच्छा ट्रांजिट में। जी ठीक ठीक। ठीक, चलिए तो ये रूल समझ में आ गया सबको, बहुत ज्यादा हो गया, ये रूल समझ में आ गया सबको। त्रिशांश कुंडली किस प्रकार से बातों को आपको तुरंत एक ही चीज में एक ही लाइन में आंसर दे देती है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने जैसे बताया कि अगर सूर्य और चंद्रमा, मतलब पहले तो ये हो जाए कि शनि की, मंगल की और त्रिशांश कुंडली की बात करें, शनि की, मंगल की और किसकी मैंने बताया, सूर्य की ना, सूर्य की राशि की लग्न हो और वो उधर लग्न को, जन्म कुंडली में लग्न को देखता हो तो समस्या आपको मिलेगी अच्छी खासी। एक दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा हमने कहा कि इसके साथ अगर सूर्य या चंद्रमा को कोई मैलेफिक प्लैनेट देख ले या मैलेफिक प्लैनेट के साथ आ जाए, शनि राहु केतु मंगल, तो वो समस्या कई गुना बढ़ जाएगी, वो समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसका उल्टा कर लीजिए, अगर शनि बोल रहे हैं, अगर सूर्य चंद्रमा को बेनिफिक प्लैनेट यानी कि गुरु हो गए, शुक्र हो गए, अच्छे बुध हो गए, ये अगर इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फिर वो समस्या बढ़ेगी नहीं बल्कि शुभता बढ़ जाएगी, अच्छी चीजें उनके साथ हो जाएंगी, अच्छी चीजें उसके साथ हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस प्रकार से चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं। नरवाना कहाँ है? नरवाना हरियाणा में गुरुजी। हरियाणा में कल भी तो बात हुई थी ना, नरवाना की नहीं बात हुई थी कल? कोई हाँ हाँ गुरुजी, कल भी मैंने बताया था। हाँ, ठीक है, चलिए तो अब आगे इसी के आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा और आगे बातों को बताते हैं। देखिए एक होती है शादी, अभी त्रिशांश कुंडली की बात चल रही तो उसी को लेके चलते हैं। तो शादी भी मैंने बताया कि शादी में समस्या भी त्रिशांश कुंडली में एक लाइन में आंसर दे देगी। जब हम लोग जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली में फंस रहे हो तो एक लाइन में हमको आंसर मिल जाएगा। दूसरा, शीघ्र विवाह या देर में विवाह, इस बात का भी आंसर हमको त्रिशांश कुंडली देती है, आसानी से दे सकती है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी शादियां होती जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, कुछ ऐसी शादियां होती जो बहुत ही जल्दी हो जाती हैं। देखिए तो ये फार्मूला लिखेंगे आप, यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली के, यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली मतलब D1 चार्ट की बात हो रही है, देखिए जल्दी का मतलब बहुत आसानी से शादी हो जाना, मतलब कल सोचा परसों शादी हो गई, और बहुत अर्ली एज में भी हो गई, इसको भी कह सकते हैं, तो आसानी से शादी हो गई। तो इसमें भी त्रिशांश कुंडली हमारी हेल्प करती है। क्या हमने बोला, जन्म कुंडली के लग्न भाव में कोई ग्रह है, अब कोई ग्रह है या उसको देख रहा है या वहां बैठा है या उससे संबंध बना रहा है, और वही ग्रह
जो जन्म कुंडली के लग्न से संबंध कर रहा है, लग्नेश नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ केस में हम लोग लेते भी हैं, चलो आप मान भी सकते हो, वही ग्रह त्रिशांश कुंडली के लग्न में हो या लग्न को देखता हो, चाहे वो ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, कोई भी ग्रह हो, कोई जरूरी नहीं कि शुभ ग्रह हो, शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, तो विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। गुरुजी वो रिपीट करना प्लीज। बहुत आसान सा फार्मूला है, फिर से सुनिए। जन्म कुंडली में जो ग्रह लग्न में बैठा हो, लग्न को देख रहा हो, मतलब लग्न से संबंध बनाया हो, और वही सेम ग्रह त्रिशांश कुंडली के लग्न से संबंध बना ले, तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है। तो शादी बहुत जल्दी, वो ग्रह चाहे जैसा भी हो, जैसा मतलब शुभ हो चाहे अशुभ हो चाहे पाप के ऊपर दूर हो, कोई भी हो। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक नहीं दो एग्जांपल हमारे पास है इसके। त्रिशांश कुंडली में लग्न से संबंध बनाए गुरुजी। जी जी, लग्न से संबंध बनाए। गुरुजी क्लास रिकॉर्ड हो रही है जी, रिकॉर्डिंग? क्या बोले, समझ नहीं आया। गुरुजी रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास? हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, हो रही है। देखिए जहाँ फिर गड़बड़ कर रहा है। देखिए, दिखा आपको? अच्छा, आप शेयर करें गुरुजी तब दिखाई देगा। यस प्लीज। अब दिखाई दिया? लग्न में कौन है? चंद्रमा। और त्रिशांश कुंडली के लग्न में कौन है? चंद्रमा। शादी चंद्रमा। शादी 14-15 साल की उम्र में होगी। शादी इसमें राशि से कोई संबंध नहीं रहेगा ना? कोई मतलब नहीं है, बल्कि देखिए त्रिशांश कुंडली में चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, होने दीजिए। और देखिए, अब ये और देखिए जरा, देखिए सबसे बड़ा विवाद देखिए, अगर त्रिशांश कुंडली को ना देखा जाए यहाँ पर, तो कोई कह सकता है कि इसकी शादी जल्दी होगी? इसका डॉक्टर देखा? ये किसी शनि है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि है। आज के हिसाब से तो कोई मानेगा नहीं कि शादी जल्दी हो गई, 14-15 साल की उम्र में शादी। देखा ना, त्रिशांश कुंडली ऐसे ऐसे राज खोल देगी जो कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। जनरल देखना अलग बात होती है, इसीलिए जो लर्नड पर्सन है, विद्वान लोग हैं, उनके फलादेश में और रोड छाप वालों के फलादेश में बहुत अंतर आता है। वो तो ये शनि को देख करके तो आफत मचा देंगे, शादी होगी नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, शनि उन्हीं का दान उन जाने पता नहीं क्या करवा डालेंगे। वो आप देखिए, ये देखिए हकीकत देख लीजिए आप। ये है त्रिशांश कुंडली की ताकत, लेकिन फार्मूला पता होना चाहिए। और ये सारे फार्मूले पराशर में दिए गए है ना, एकदम मिस्ट्री। एक कुंडली और दिखाएं क्या? जी, ये वाला फार्मूला समझ में आया सबको? बहुत अच्छा गुरुजी। लेकिन जो ऊपर है ना, कितने उम्र में शादी हो गई, ये कैसे पता चलेगा? तो जी क्या मतलब उम्र में जो 16 साल की हो गई, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, मतलब क्लियर नहीं आवाज आ रही है। चंद्रमा गुरुजी ये कह रहे हैं कि आयु का कैसे पता चलेगा कि जल्दी इतनी आयु में हो जाएगा? बहुत जल्दी, चंद्रमा तो बहुत जल्दी करता है ना, चंद्रमा बहुत जल्दी शादी करवाता है। 2.5 दिन में।
हाँ, चंद्रमा 2.5 दिन में ही चेंज कर रहा है। ये फार्मूला भी नहीं, वो कह रहे हैं आई को ये गुरु जी ऐसा मंगल के पहले भी चंद्रमा की दिशा चल रही थी। हाँ चल ही रही होगी। गुरु जी इसी कुंडली में गुरु जी यहाँ पे मंगल की जो विंशोत्तरी दिशा चल रही है 2018 के बाद सब कुछ 0-0 क्यों आ गए गुरु जी? ये बहुत पुरानी कुंडली है ये बहुत पुरानी कुंडली है। नाम बता दें क्या जिनकी कुंडली आप देख रहे थे? नाम बता दें। बता दो गुरु जी। कमला नेहरू की कुंडली थी, कमला नेहरू की कुंडली है वो। अच्छा गुरु जी। हाँ, समझ में आ गया? जी। कमला नेहरू तो अब तो बची नहीं वो तो ना, 120 साल से पहले की घटना है सब। अभी भी जो डाल रहे देख रहे हैं, सन कौन सा डाल रहे हैं? 1896। ये डाटा है, इसी डाटा के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है, ये डाटा के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। जी जी गुरु जी। 100 साल से ऊपर हो गए गुरु जी। जी, कमला नेहरू सभी लोग जानते हैं। जी। इनकी बताइएगा जरा। अच्छा, इनका प्लेस है खैरा। कहाँ पर आता है खैरा? खैरा बिहार में आता है क्या? हो सकता है ना, तो बहुत अंतर आ रहा है। ठीक है। इस कुंडली में भी थोड़ा समय को लेकर के समस्या है, जो डाटा अवेलेबल नहीं है। जो नौमांश उसमें त्रिशांश कुंडली में, जो यहाँ पे शुक्र वृश्चिक राशि में दिख रहा है ना आप लोगों को, त्रिशांश कुंडली में जी, वो कन्या राशि, वो मतलब उसकी त्रिशांश कुंडली ना वृषभ लग्न की हो गई है। अब ये क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, ये तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर जो त्रिशांश कुंडली है ना, उसको आप वृषभ लग्न की बना लीजिए। तो फिर सप्तमी जाएगा गुरु का संबंध हो रहा है। गुरु का तो हो रहा है, लेकिन गुरु का लग्न से संबंध वहां कहाँ हो रहा है? हाँ हो रहा है, दोनों जगह पर लग्न में गुरु दिख रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन शुक्र से जो डाटा है वो शुक्र से एक्सप्लेन हो रहा है, तो ठीक है, वो भी सही है। वो तो कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है, दोनों जगह लग रहा है। देखिए शुक्र सप्तम में आ गया गुरुजी में बैठे, और अगर आप त्रिशांश कुंडली वृषभ लग्न की बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए क्या हो जाएगा। शुक्र सप्तम में, शुक्र सप्तम में आ गया। शुक्र भी एक कोमल ग्रह है और जल्दी शादी कराएगा। तो ये आनंदमयी माँ कोई थी, उनकी कुंडली है, और इनकी शादी 11 साल में हो गई थी। इनकी शादी कितने साल में हुई थी? 11 साल में। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से गुरु जी हाँ जी बताइए। गुरु जी ये फॉर्मूला भी चलेगा ना? कौन सा चलेगा? ये अभी जो अब देखे तो बिल्कुल बिल्कुल लिखवाया भी, यही फार्मूला तो लिखवाया कि जिस ग्रह का लग्न से संबंध बन जाए, त्रिशांश कुंडली का भी वही ग्रह का लग्न से संबंध बन जाए, तो पक्की बात है कि बहुत जल्दी शादी होगी। ये त्रिशांश तो दूर वाला सूट नहीं होगा जी। क्या गुरु जी एक कुंडली है हाँ, वो भी, उसको भी थोड़ा देख के बताएंगे क्या? क्या बताना? शादी जल्दी हुई थी उसकी? इसी संबंध में आप बताइए जरा कि जल्दी वाली है कि देर वाली है, ये पूछ रहे हैं। जल्दी हुआ है, बहुत जल्दी हुआ है। ठीक है, देखिए ना, ये फार्मूला लगाइए, क्या करना है बताइए। डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1983। 13 मार्च, तो अभी की कुंडली है, मार्च 1983। 4:30 बजे शाम को, 04:30 शाम को है, शाम को। और प्लेस रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर, उधर तो हो सकती है। रायपुर थोड़ा सा वैसा एरिया है ना, आदिवासी। ये तो मध्य प्रदेश है गुरु जी। हाँ, पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ हो गया, उधर वाले एरिया में हो जाती है। हाँ देखिए, लगाइए फार्मूला लगाइए। त्रिशांश को देखिए गुरु जी, इसका क्या बता रहे हैं। राहु केतु बैठे हुए हैं, और राहु केतु का संबंध क्या यहाँ पे बन रहा है? नहीं बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे सूर्य
है। सूर्य का संबंध लग्न से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। बुध देखिए, बुध का भी संबंध यहाँ पे लग्न से नहीं बन रहा है। चंद्रमा का भी संबंध लग्न से नहीं बन रहा है। तो जल्दी का तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इसका बस सत्र एक शादी राशि परिवर्तन हुई, राशि परिवर्तन। जी, अब हो सकता है कि मतलब कि चीजें अगर थोड़ा सा डिग्री वाइज चेंज हो जाए तो हो सकता है कुछ। पता नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी जो भी बोल रहे हैं। गुरुजी इसका 17 साल में शादी हुआ था। हाँ, एक मिनट, अभी वही तो पहले जो ये फार्मूला लगाया वो तो नहीं लगा ना इसमें तो। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था, ये फार्मूला नहीं लगता है नहीं ना? लग रहा, कोई बात नहीं। सप्तम में आ रही है सिंह राशि जी। नहीं, जबरदस्ती वाले फार्मूले मत लगाइए, वो फार्मूले तब नहीं गुरुजी लगते। अगर केतु की दृष्टि गिने तो फार्मूला लग रहा है। हाँ, केतु के अगर दृष्टि में जाए, नवा भाव, हाँ केतु के अगर देखे तो चल रहा है। एकदम सही, एकदम सही। केतु का नवम दृष्टि देखे गुरुजी तो इसमें लग रहा है। बिल्कुल। वैसे सिस्टमैटिक अप्रोच हमारी ऐसे जो एस्ट्रोलॉजी है, और वो तो कहती है कि आप राहु केतु की दृष्टि ले लीजिए। लग भी रहा, बल्कि फार्मूला एकदम लग रहा है। केतु वाला लग रहा है गुरुजी? जी, एकदम लग रहा है। केतु वाला फार्मूला लग ही रहा है, बल्कि केतु वाला ही लग रहा है। तो प्रूफ हो गई वाली केतु बात। बैठा भी है लग्न में, हाँ त्रिशांश में। हाँ, त्रिशांश के लग्न में बैठा और यहाँ केतु का संबंध बना पड़ा है। एक संबंध और भी निकाल सकते हैं। सील अच्छा नहीं हो सकता। और चंद्रमा नो नहीं हो सकता। हाँ जी, ठीक है। तो संबंध समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखिए ये चीजें आ जी गुरुजी। जी। तो इस प्रकार से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। और यहाँ पे 17 साल में शादी हुई। सर ये केतु को किस प्रकार बना दिया, बता दीजिए भाई इनको। केतु की नवम दृष्टि लगन पे पड़ रही है जन्म कुंडली में, और केतु लगन में बैठा है ये त्रिशांश में। गुरु और केतु की दृष्टि समान होती है। हाँ, गुरु त्रिशांश लगन में बैठा है ये गुरु केतु। बहुत पहले हमने भी आपको केतु राहु की दृष्टि लिखवाई थी ना। राहु केतु की उच्च नीच राशि भी बताइए। जी। वैसे ना चंद्रमा का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। चंद्रमा का सप्तम भाव में अगर मान लीजिए हम D30 चार्ट पे ना जाए, हम ऐसे भी अगर बुद्धि लगा के देखें तो ना आप देखिए इसमें क्या नाम है, जन्म कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करते हैं, बड़े फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो कहीं वो बैठते हैं ना, वहां की चीजें बहुत जल्दी असर में आने लगती है। बहुत जल्दी असर में आने लगती है। इसीलिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि चंद्रमा का सप्तम भाव में बैठना बहुत जल्दी शादी को वो कर देगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? यही रीजन होगा। जी। अब आते यहाँ पर, अगर देर में शादी होती है तो देर में शादी होने के तो बहुत सारे रीजन होते हैं। देर में शादी होने का गुरुजी इसमें एक और कारण मिला जी। चंद्रमा वर्गोत्तम हो रहा है। हाँ नहीं, लेकिन वर्गोत्तम दशाओं में देखा जाता है। वर्गोत्तम दशाओं में देखा जाता है कि वो दशा कैसी जाएगी। ठीक है, ओके गुरु, धन्यवाद। जी। देखिए, अब आइए विवाह में विलंब। सप्तम भाव का जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ संबंध होना, शनि राहु केतु का बैठना, मंगल, तभी बोलते हैं ना सप्तम भाव में मांगलिक है तो शादी देर में होगी, बोलते हैं ना, ये रीजन है। देखिए, सप्तम भाव के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ संबंध होना, शनि राहु केतु मंगल के साथ संबंध बन जाए, बैठ जाए, तो यहाँ पर क्या होती है, विवाह की संभावना जो होती है वो थोड़ी लेट बनने लगती है। वहां पे लेट बनने लगती है। नवांश कुंडली का भी सप्तम भाव में इसी प्रकार से संबंध अगर हो, नवांश कुंडली के सप्तम भाव में इसी प्रकार का संबंध हो, अशुभ ग्रहों का संबंध हो जाए, शनि राहु केतु मंगल,
तो भी वहां पर विवाह में लेट होता है, तो भी वहां पर विवाह में क्या होता है, लेट होता है। तो ये भी चीज दूसरी बात है कि भाई अब किसी का नौमांश कुंडली के लग्न में कोई शुभ संबंध है ही नहीं और 3 अशुभ संबंध हो जाए, 3 अशुभ संबंध, ध्यान रखिएगा, 3 अशुभ संबंध। अगर राहु के शनि की दृष्टि गुरुजी, जी क्या क्या बोल रहे हैं? राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि और गुरुजी केतु का बैठना, ये हाँ जी, शनि राहु केतु मतलब 3 अशुभ संबंध, मतलब शनि से संबंध बन जाए, मंगल से संबंध बन जाए, राहु केतु संबंध बन जाए, 3 अशुभ संबंध और कोई भी शुभ संबंध ना हो नवांश लग्न से, तो ऐसा व्यक्ति शादी करने की इच्छा ही नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति शादी करने की इच्छा ही नहीं रखता, क्योंकि मैंने बताया था ना, नवमांश कुंडली का जो लग्न है वो वैवाहिक इच्छा को दर्शाता है। कल ही तो बताया था मैंने जी, बताया था गुरुजी। जी, बोलिए, इसके बाद रिपीट कर दीजिए। हमने ये बोला कि नवमांश कुंडली का लग्न का 3 अशुभ संबंध हो जाए, 3 अशुभ संबंध, शनि राहु केतु मंगल, मतलब इस प्रकार से आप निकाल लीजिए, तो उस व्यक्ति की शादी लग्न का गुरुजी, हाँ जी, लग्न का, क्योंकि नवमांश कुंडली का जो लग्न होता है ना, वही तो शादी की इच्छा बताता है। तो शादी की अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो शादी का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर लेकिन इस प्रकार से भी देख लेंगे, नवमांश कुंडली का सप्तम भाव में अशुभ संबंध हो रहे हो और जन्म कुंडली में हो रहे हो, जितने ज्यादा अशुभ संबंध होते जाएंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, शादी लेट होगा। लेकिन शादी का आश्वासन होना चाहिए। अब पता चला उसकी कुंडली में शादी का आश्वासन ही नहीं है, शादी होनी नहीं, आप जबरदस्ती उसकी शादी की डेट निकाल के बैठे हुए, तो फिर गड़बड़ है। कैसे देखा जाएगा, मैंने कल आपको बता दिया था, उसका फार्मूला है ना, उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। एक कुंडली हमारे पास है, जरा उसको हम लोग देखते हैं, सोनीपत की कुंडली है। एक लगभग 150 से 200 का और अभी आया है, मतलब वो सबका डाटा आया है, हमारे गुरुजी ने हमको भेजा है जन्म कुंडली का, तो उनका वो भेजते रहते हैं ना, मतलब बहुत सारी कुंडलियां देखते हैं तो वो सारा डेटा नोट कर लेते हैं और नोट करके भेजते हैं, तो उस पर कहते हैं इस पर रिसर्च करने के लिए, तो वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन देखेंगे, उसको खोलेंगे, अभी हमने खोला ही नहीं उसको। तो जी क्या क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज रिसर्च के लिए एक कुंडली मेरे पास में भी है गुरुजी, जिसके सभी ग्रह छठे भाव। हाँ ठीक है, अगर रिसर्च के लिए देखने जाए तो एक कुंडली मेरे पास में है जिसमें सभी ग्रह छठे स्थान में है, खाली राहु को छोड़कर। तो रिसर्च किस चीज के लिए करनी है, मतलब क्या हो रहा है उसके साथ, वो पता तो पहले चले तो देखते वो चीज लगती कि नहीं। अभी तो उनकी डेथ होगी सर जी। डेथ हो गई ना, तो फिर मत देखिए, डेथ वाले की कुंडली नहीं देख लीजिए। ओके ओके, जैसे ऐसा कोई नियम नहीं है, हम लोग को मना किया जाता है ना, ऐसे ही समय सही नहीं होते सबके। जी देखिए जरा, एक ये है कुंडली, ये वृषभ लग्न की कुंडली आ गई। देखिए यहाँ पर इसका विवाह, ये 1969 का बर्थ है इसका। एक्चुअली क्या है ना कि कैसे स्टडी करनी है, मतलब रिसर्च कैसे करनी होती है, पहले ना उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए, उसके सामने वो घटना लिखिए और घटना का समय लिखिए। अब जो फार्मूले आप पढ़े उस पर रिसर्च करें। रिसर्च का ऐसे मतलब होता है, ऐसे मतलब नहीं होता कि आपने एक कुंडली दे दी, कभी इसमें रिसर्च करें। अरे किस चीज़ की रिसर्च करे भाई आदमी, पहले रिसर्च का मतलब होता है कि हमको उसकी घटना पता हो कि ये घटना घटी। अब हम लोग खोजेंगे कि जो हम पहले फार्मूले हमने पढ़े, जैसे अभी हमने आपको बताया जल्दी फार्मूला, लेट शादी, जल्दी शादी, तो उसका डाटा लिखा होता है, वो डाटे में हम लोग लगा के देखते तो वो फार्मूला लगता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, ठीक है ना। जैसे न्यूमेरिकल नहीं करते आप मैथ्स के, सर ने कोई कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, अब उसी कॉन्सेप्ट पे आपको 10 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको समझ में आ गया। ऐसी चीज़ यहाँ पर भी होती है, ऐसा नहीं होता कि ये इस पर रिसर्च करनी है। तो रिसर्च किस चीज़ पे करनी है, उस चीज़ पहले वो घटना पता हो, उस घटने का फार्मूला पता हो, तब वो चीज़ देखी। जैसे जैसे अभी जो मैं आपको कुंडलियाँ दिखा रहा हूँ तो इसके घटना पता हम लोगों को
अब जैसे इसकी शादी ना 33 साल इसमें में हुई। 3 अशुभ तो ग्रह हो रहे हैं गुरु जी। हाँ, तो अभी देखिए सुनने दो भाई। 1969 समझ रहे, बहुत पहले की बात है। पहले तो शादियां हमें लगता है 20-22 साल भी क्रॉस नहीं करती थी। 69 में कहाँ 20-22 साल ऊपर शादी, 25 साल शादी नहीं क्रॉस करती थी। तो अब बाल विवाह था गुरु जी। हाँ, तो उस वक्त इसकी शादी 33 साल में हुई। देखिए, देश काल पात लगाना जरूरी है। आज की कुंडली अगर आप देखेंगे तो 33 साल एक नॉर्मल समय है, लेकिन ये पहले थोड़ी ना नॉर्मल था। देश काल पात्र ये चीज है, ठीक है। हो सकता है आने वाले 50 साल बाद लोग कहें भाई 40 साल में 50 साल में शादी हो रही है। आज 50 साल में हम लोग कहते हैं अब शादी करके करोगे भी क्या। हो सकता है आने वाले 50 साल में बोले 50 साल में शादी का समय स्टार्ट हुआ, तो वो लोग जो हमारे फ्यूचर जनरेशन होगी वो हम लोग कहेगी कि बड़ी जल्दी शादी कर लेते थे, जबकि हम लोग शादी 30, 35, 36 के आसपास कर रहे हैं, जो देर में कर रहे हैं। तो ये हमेशा क्या होता है ना, कंपेयर किया जाता है ये चीजें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया मैंने, पहले लग्न कुंडली को देखिए। लग्न कुंडली में कोई अशुभ संबंध बने हैं क्या? नहीं बन रहे गुरु जी। नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई शुभ संबंध बन रहे हैं क्या? कोई शुभ संबंध बन रहे हैं? शुभ भी नहीं बन रहे। कोई शुभ भी नहीं बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं। नौमांश कुंडली में आ जाइए। नौमांश कुंडली के सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। 3 दिख गया ना आपको। और वो देखिए लग्न में राहु बैठा हुआ है। लग्न 3 में बन गए गुरु जी। 3 हाँ, लेकिन अच्छा शादी तब तो होनी नहीं चाहिए थी इसकी, तो शादी हुई क्यों, कोई बता सकता है? तब तो भाई 3 अशुभ ग्रह बैठ गए, तब तो शादी डिनाय हो जानी चाहिए ना, लेकिन फिर भी शादी तो हुई ना इसकी। क्यों हुई बता सकता है कोई? देखिए गुरु की दृष्टि के कारण गुरु जी। शुक्र 12वें में, बहुत बढ़िया। शुक्र 12वें में, शुक्र 12वें में अच्छी गुरु की दृष्टि है ना। हाँ जी, गुरु की दृष्टि आ गई। हमने कहा ना कि अगर अशुभ संबंध बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन शुभ संबंध आवश्यक है। अशुभ संबंध बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन शुभ संबंध आवश्यक है। शुभ भी बन रहा है। हाँ, शुभ संबंध गुरु का बन रहा है, और बल्कि गुरु का ऐसा शुभ संबंध है कि गुरु अपने घर को ही देख रहे हैं। हाँ, गुरु अपने घर को ही देख रहे हैं। तो शादी देखिए इसकी 33 साल में शादी हुई, जो 1969 में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। उस समय के हिसाब से शादी तो काफी लेट मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? लेट जी, लेट गुरु जी, बहुत लेट का जोड़ है। अगर गुरु तो जन्म कुंडली में भी लग्न को देख रहा है। तो अच्छी बात है, तभी तो शादी हो पाई ना, क्योंकि 3 ग्रह अशुभ संबंध बनाए हुए हैं सप्तम भाव में, नवमांश में, तो शादी तो डिनाय हो चुकी। लेकिन फिर शादी क्यों हुई? तो गुरु ने शादी करवाई। तो वही कल मैंने आपको यही फार्मूला बताया था कि अशुभ संबंध है तो डरने की बात नहीं है। डरने की बात तब है कि कोई शुभ संबंध ना हो। अशुभ संबंध है गुरु जी। तो कोई बात शुक्र नहीं। 12वें में इसलिए भी शुक्र, हाँ, एक होता है ना शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी योग, जानते हैं इसके बारे में? बहुत आसान सी बात है। जिस चीज को देखना है ना, जिस चीज को देखना है ना, उसके अगल बगल शुभ ग्रह हो जाते हैं तो बीच वाला भी शुभ हो जाता है। जैसे कि लग्न भाव के अगल बगल यानी 12वें भाव और दूसरे भाव में शुभ ग्रह आ जाए तो लग्न भी शुभ हो जाता है। इसको कर्तरी योग बोलते हैं, शुभ कर्तरी और अशुभ कर्तरी। अगर अशुभ कर्तरी आता है तो क्या होगा? तो थोड़ा गड़बड़ होगा। अशुभ कर्तरी आता है तो शुभ हो जाएगा। तो 12वें घर में शुक्र है तो ठीक है। और इधर देखिए नवमांश कुंडली के दूसरे घर में चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा शुभ ही है। वैसे शनि के साथ है, लेकिन अपनी राशि में है ना चंद्रमा अपनी राशि में है, तो शुभ माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? एक कुंडली और दिखाते हैं आपको, तो दिल्ली की है। डाटा ये बहुत जरूरी डाटा है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, क्योंकि ये यही सब आप एग्जाम्पल लेके आप बार बार चीजों को समझेंगे। जी क्या? में शुक्र बैठ गया है। जी ठीक है, तभी तो शादी करा दी, लेकिन बहुत जल्दी नहीं कराई ना। नहीं, त्रिशांश में शुक्र बैठे हैं, लेकिन जन्म कुंडली में क्या उन शुक्र का संबंध लग्न से बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। अगर बनता तो जल्दी शादी हो जाती ना।
क्या जी? देखिए एक गिरावट 17 वैसा लगा नहीं है सर। नहीं समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट कट के काफी आ रही है। गुरु का संबंध बन रहा है गुरु जी। पता नहीं है जन्म कुंडली। नहीं तो जो हमने बोला कि जन्म कुंडली में जिसका भी लग्न का संबंध हो उसका उसका संबंध त्रिशांश में लग्न से हो। ये नहीं कि यहाँ शुक्र है वहां गुरु है। हाँ तो गुरु का है ना लग्न जी दृष्टि आ रही लग्न भाव से भी और त्रिशांश कुंडली में भी दृष्टि आ रही गुरु की लग्न पे। समझ नहीं कैसे आ रही भाई, किसकी गुरु की आ रही है क्या? गुरु भी कह रहे हैं गुरु जी, लगन में 9 भी आ रही है गुरु जी। हाँ 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 ठीक है, हाँ सही है। गुरु के हिसाब से आप देख रहे हैं, सही है। और त्रिशांश में 5वीं आ रही है। 5वीं आ रही है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब कोई भी ग्रह दोनों जगह सेम लिए जाएंगे, दोनों जगह सेम लिए जाएंगे। इसकी बताइए शादी जल्दी हुई कि देर में हुई? बताइए। देर में होगी सर। देर में कैसे? कोई दृष्टि नहीं हो। जन्म कुंडली में देखिए सप्तम और लग्न में कोई दृष्टि है क्या? नहीं है। सूर्य 9 मान से सूर्य है ना लगन में। नहीं पहले तो लगन की कुंडली है। पहले जन्म कुंडली को देख लेना। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि है, 10वीं दृष्टि जी। 10वीं जी ठीक है। और तो कोई दृष्टि नहीं है, यानी अशुभ कोई शुभ दृष्टि तो है नहीं जी, कोई शुभ दृष्टि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नौमांश कुंडली में। नौमांश कुंडली के सप्तम भाव पे और लग्न पे देखिए। लग्न पे कोई दृष्टि नहीं है, सूर्य खुद बैठे हुए हैं। सूर्य तो अशुभ ही माने जाएंगे शादी के लिए। तो पहले वाला लगन है वो भी तो आ रहा है गुरु जी। क्या पहले वाला फॉर्मूला ही तो लग रहा है, सूर्य मंगल की राशि आ रही ना। नहीं वो तो त्रिशांश में देखना है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे? नौमांश में थोड़े ना देखना है। जी जी। और यहाँ पे देखिए नौमांश में सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि आ गई है, यानी शादी कंफर्म करवा रही कि शादी होगी, शादी कंफर्म करा रही होगी ना। लेकिन कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि, सूर्य में एक अशुभ ग्रह की दृष्टि है, और शनि गुरु केतु मंगल कहाँ गए? तो और केवल गुरु की दृष्टि शादी कंफर्म करा रही है, लेकिन जल्दी तो नहीं करा रही है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि गुरु जी। हाँ गुरु भी जो है अशुभ ग्रहों के साथ ही बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, शादी लेट होगी। तो 40 साल में इनकी शादी हुई है। तो डेट ऑफ बर्थ देखिए 1961 के समय का आप सोच लो, 40 साल शादी, मतलब क्या बुढ़ापे वाली शादी है सब कुछ। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई आपको? इस प्रकार से हमको देखना है। और फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखिए, जिसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली लगाते हैं, तुरंत ही सबसे पहले हमारे पास आए तो हम यही लगाते हैं। ये फार्मूला भी लगाते हैं, लेकिन ये फार्मूला हम तुरंत लगाते हैं। विवाह में देरी होने का रीजन, सप्तम भाव में ना स्लो मूविंग प्लैनेट हो, स्लो शनि हो, राहु हो, केतु हो, ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना, तो उसका विवाह भी धीरे धीरे ही होगा। सप्तम भाव में जन्म कुंडली का गुरु जी सप्तम भाव। जी जी जी, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में स्लो मूविंग प्लैनेट हो, जैसे शनि, राहु, केतु। शनि 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करता है, राहु 1.5 साल बाद, केतु 1.5 साल बाद स्थान परिवर्तन करते हैं। तो व्यक्ति की शादी जो है क्या होती है, थोड़ी देर में होती। गुरु भी बहुत जल्दी शादी थोड़ी ना करवाते। गुरु की दृष्टि तो ठीक है, गुरु तो ये बताया ना, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा गड़बड़ होता है। गुरु की दृष्टि ठीक है, लेकिन उनकी बैठक स्थान हानि करो जी। जी जी, स्थान हानि करते हैं। ठीक है, तो ये सब विवाह में देरी कराते हैं।
अब कोई बोले गुरु क्यों विवाह में देरी कराता है, क्योंकि गुरु को भी तो 1 साल लगता है ना। 1 साल लगता है किस चीज के लिए, स्थान परिवर्तन करने के लिए। तो जो सप्तम भाव में जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो भी क्या करते हैं, वो भी विवाह में देरी करवाते हैं। आप देखो जो अभी आप कुंडली देख रहे थे वहां गुरु की दृष्टि थी ना, तो गुरु की दृष्टि थी, शादी तो करवाई लेकिन लेट करवाई। अच्छा गुरुजी, ऐसा भी हो सकता है क्या कि मान लो पति पत्नी है दो गुरुजी, अगर एक के में तो सप्तम भाव में स्लो मूविंग प्लेनेट हो और दूसरे के में ना हो तो गुरुजी, तो एक के शादी देर से हो गई, उनकी दूसरे की वजह जल्दी हो गई। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। दूसरे वाले में दूसरा, वैसा तो उम्र का तो डिफरेंस हो जाता है ना वहां पर, तो जो उम्र का डिफरेंस आता है वो इसी कारण से आता है। बहुत सारे रीजन और भी होते हैं। और दूसरा फार्मूला लिखिए, और बाकी जो मैंने अभी बताया वो भी फार्मूले लगेंगे। सप्तमेश वक्री हो तो भी देरी होती है। सप्तमेश अगर वक्री हो जाए ना, तो वक्री होने पर वो धीरे धीरे चलेगा, यानी कि उल्टा हमें दिखाई देगा पृथ्वी से, तो भी क्या होगा, तो भी विवाह में देरी होगी। और सप्तमेश अशुभ अवस्था में आ जाए, अशुभ अवस्था मतलब नीच में आ जाए, छठे, आठवें, 12वें में आ जाए, या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तब भी विवाह में देरी होती है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश करता धरता है ना, तो सब जो करने धरने वाला उसी को ही दिक्कत हो गई है, तो शादी कैसे होगी। सप्तमेश तो मैनेजर है ना, मैनेजर ही हमारा ढीला हो गया तो फिर क्या करा जाए, सारा काम ही ढीला हो गया। देख रहे ना हमारी किताब कब से छप रही है, छपी रही है, केवल मैनेजर ही ढीला है तो सब ढीला हो गया। वही बात है। तो कहने का मतलब मैनेजर का बड़ा रोल होता है। बता तो रहे ना एग्जांपल मैंने देख ले, छोटा फार्मूला कहती, अगर सप्तमेश वक्री हो तब भी शादी लेट होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। सप्तम में शनि, राहु, केतु, गुरु हो तब भी शादी लेट होगी। बिल्कुल होगी। सप्तमेश पापी ग्रह तब भी शादी लेट होगी। नीच का हो तब भी लेट होगी। नीच का हो तब भी लेट होगी। अब केवल लेट ही मत देखेगा, पहले तो ये देखिएगा शादी होगी कि नहीं होगी। होने के लिए मैंने क्या कहा कि भैया चाहे लाख अशुभ संबंध हो, लेकिन एक शुभ संबंध होना चाहिए। एक शुभ ग्रह होगी, मतलब जी, कम जी, से जी। कम से कम एक, ज्यादा है तो और अच्छी बात। ठीक है। अच्छा जैसे हमारे सर थे तो उन्होंने ना देरी की एक अलग डेफिनेशन उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि कभी कभी ना आपको कुंडलियां ऐसी, उनकी बात को तो हम काट नहीं सकते क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है उनको, तो जितनी हमारी उम्र होगी वो उससे ज्यादा तो उनके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये तो मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ी चीज होती है ना हर चीज में। तो उन्होंने कहा ना देरी का मतलब क्या होता है। देरी का मतलब ये होता है, कभी कभी आप ये सारे प्लेनेट जो मैंने अभी शर्त लिखवाई ना, सारी चीजें आप देखेंगे और फिर भी पता चला उसकी शादी 20-22 साल में, मतलब आज के माहौल के हिसाब से 20-22-25 साल में शादी हो गई। तो 20-22-25 साल आजकल तो देर नहीं है कि देर है? देर नहीं गुरु जी, 35 साल तक शादी होती है आजकल। हम यही तो बात बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये मैंने जो आपको फार्मूले दिए, ये लेट वाले फार्मूले दिए मैंने जी, और लेकिन आपने उसकी कुंडली देखी और देखा कि उसकी 20-22 साल में शादी हो गई। आप उसको कहोगे भाई आपकी शादी लेट होगी, वो कहेगा जी हमारी तो 22-23 साल में शादी हो गई, इसको लेट कहाँ कहते, इसको तो सही समय कहते। अब क्या होगा? तब उन्होंने लेट का मतलब समझाया। और कभी कभी उल्टा कि बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे संबंध है, सब कुछ अच्छा है, और फिर भी शादी बहुत लेट हुई। तो ऐसा उल्टा भी देखने को मिलता है। तो उनकी अपनी ओपिनियन थी जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। कहते हैं ना शादी का देरी का और जल्दी का तात्पर्य ये है। घनश्याम जी, गोपाल जी, माइक बंद कर लीजिए अपना। शादी जल्दी और देरी का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति शादी के बारे में सोचना जब से स्टार्ट करे, मतलब शादी के बारे में सोचने का मतलब कि भाई आप मुझे शादी करनी है, अब लड़की या लड़का ढूंढने की बात आए तो कह रहे हैं कि वहां से शादी का समय लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए
हमारे में शादी जल्दी होने का योग है, एक एग्जाम्पल लिया, और हमने सोचना ही चालू किया 36 साल बाद। तो अब जैसे हमने 36 साल में शादी सोचना चालू किया और हमारी 5-6 महीने में शादी हो गई, इसको बोलते हैं जल्दी। ये हमारे गुरुजी के विचार थे। संकल्प में शक्ति होती गुरुजी। ठीक है, संकल्प में शक्ति होती है, ऐसा मान लेंगे। हाँ, मतलब वो जल्दी और देर इस बात को कह रहे हैं। अब मान लीजिए हमारी कुंडली में देरी का योग है और हमने ना 17 साल की उम्र में शादी सोचा, तो हमारी 22 साल में शादी हो गई, 5 साल लग गए। ये होता है देरी का और जल्दी का मतलब, ये नहीं होता उम्र से। कह रहे व्यक्ति जब सोचना प्रारंभ करे, व्यक्ति जब सोचना प्रारंभ करे तब से लेकर के मतलब 3 साल 4 साल नहीं होते, कुछ लोग 2-2 3-3 साल ढूंढते रहते हैं, मतलब लड़का लड़की ढूंढेगा, लड़की लड़का ढूंढेगा, 4 साल, और पता चला ढूंढ रहे थे 4 साल बाद शादी हुई। और कुछ लोग होते हैं कि बस गए, देखा, फाइनल हो गई शादी। कह रहे यही है जल्दी का मतलब और यही है देर का मतलब। उसको एज के अनुसार बताना ज्यादा उचित नहीं होता। ये आज के परिवेश में ज्यादा ये सटीक बात है। लेकिन हमें देखिए क्या है कि हम उनकी बात का पूरी तरह सम्मान करते हैं और एकदम हमने बहुत जगह लगाया भी है और बहुत जगह सही भी आंसर आया। लेकिन क्योंकि हमने भी बुक पढ़ी है तो उन फार्मूले को भी हमने रखा। हम लोग ये सोचते हैं कि वो सोचना कब से चालू करेगा। अब सोचना अच्छा कब गुरुजी, चालू कोई करेगा सोचना चालू ही ना करे तो? जी क्या? हाँ, तो शादी नहीं होगी। तो कह रहे उसी बात के लिए तो हम लोग रिसर्च करते हैं कि वो सोचना क्यों नहीं चालू कर रहा है। क्योंकि नवमांश कुंडली में उसके लग्न में, नवमांश कुंडली के लग्न में अशुभ ग्रहों का संबंध बना तो सोचना चालू ही नहीं कर रहा है। गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ, 4 दिन में शादी हुई गुरुजी। 30 जनवरी को लड़की देखी, जो उस 4-5 फरवरी को शादी हो गई गुरुजी। और मैंने कभी सोचना भी शुरू नहीं करा। आपके सप्तम भाव में कौन से ग्रह हैं? मंगल और गुरुदेव। गुरु हो गए। अब देखिए मंगल और गुरु आ रहे हैं, और नवमांश कुंडली के लग्न में कौन से ग्रह हैं? बताता हूँ गुरुजी, 1 मिनट। वहां पे गुरुजी सूर्य और मंगल है लग्न में। और सप्तम भाव में कोई गुरु शुक्र की कोई दृष्टि है? अच्छी दृष्टि है? डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा अपनी। गुरुजी 13 मार्च 1978, समय 2:10। 13 मार्च, सॉरी सितंबर हो गया, 13 मार्च 1978 ना। और समय 2:10 कब? दिन का 2:10 AM का। अच्छा, और प्लेस क्या है? दिल्ली गुरुजी। अच्छा, चंद्रमा की जो दृष्टि है गुरुजी वहां पे सप्तम भाव में, पंचम दृष्टि। देखिए ये आ रहा है, इनकी कुंडली देखिए भाई। दिख रहा है? यही है ना कुंडली आपकी? 13 मार्च 1978, 2:10 दिल्ली। जी गुरुजी यही है। यही है कुंडली। देखिए पहले लग्न को उठा के देखते हैं। देखिए पहले कारक प्लेनेट देखिए, शुक्र उच्च के होके बैठे हैं 4थे भाव में। ठीक है, कारक अच्छे हैं। सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, अच्छी बात है जी, है ना। और मंगल आए हैं, लेकिन मंगल आए कहाँ से? हाँ, पंचम भाव से मंगल आ रहे हैं। तो पंचम भाव से मंगल आ रहे तो मतलब पसंद आप ही ने किया होगा, आप ही का वो चला होगा ना। अच्छा, नहीं गुरुजी, घर वालों ने देखा गुरुजी, मैंने लड़की को देखा भी नहीं गुरुजी। घर वालों ने देखा? हाँ जी, मेरे मतलब माँ बाप ने पसंद किया उनको। और मैं नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहा था, मेरे को फोन आया, भाई हमने तेरी लड़की फाइनल कर दी तेरे लिए, और 30 तारीख की तेरी सगाई और 5 तारीख का तेरा शादी है। मेरे को सिर्फ ये मैसेज दिया गया गुरु। देखिए जबकि आपका लग्नेश और पंचमेश, वैसे पंचमेश और सप्तमेश का संबंध नहीं है। पंचमेश सप्तमेश का संबंध होता ना तो व्यक्ति शादी अपने मन से करता। पंचमेश का सप्तम भाव से जब भी संबंध बनता है तो बस व्यक्ति की रजामंदी होनी चाहिए बस। पंचमेश जब भी सप्तम भाव से संबंध बनाएगा तो व्यक्ति की रजामंदी ली जाती है।
अगर ये भी हाँ ना गुरुजी, संबंध मैं उसको बनाता सिर्फ तो फोन पे ही कहा कि भाई शादी हो रही तेरी, हाँ हमने तेरी लड़की फाइनल कर दी है, ठीक तो है। मैंने फिर उनके आप ऊपर चुप ही रह भरोसा गए नहीं तो किया। अब हाँ, एक यहाँ तरह चुप रह गए या कह दिया हाँ भाई, मतलब मैंने कहा कि जो फिर आपके हामी होती है जी उसकी उसका अर्थ ही। हाँ हाँ भी हाँ हो जी गई ना। अच्छा दूसरा ये उसका देखिए, अर्थ ही हामी होता है। यहाँ पे देखिए जो सप्तमेश बुध है, अभी मैंने बताया ना कि अगर जी, सप्तमेश सप्तमेश का बुध है। अशुभ संबंध है, सप्तमेश का अशुभ संबंध है, तो अशुभ संबंध जो क्या करेगा, वो देरी कराएगा। लेकिन यहाँ पे जन्म कुंडली में जी सप्तमेश का शुभ संबंध हो रहा है शुक्र के साथ। जी और जी सप्तमेश और चौथे भाव का तो हाउस एक्सचेंज हुआ पड़ा है। क्यों, समझ में आया? ये चौथा और सप्तम हाउस एक्सचेंज नहीं हुआ पड़ा है क्या? जी गुरु हाँ जी, हो जी रखा गुरु है। जी। तो अब जरा जो आपने स्टेटमेंट बोला देखिए, एकदम सही बात आई। चौथा किसका है? परिवार का है। हाँ जी सातवां आपका फैमिली है। क्या बोला जी आपने जी अभी? बोली कि कि माता पिता आपके ने शादी परिवार फिक्स कर वाले ने लड़की पसंद करके शादी करवा दी। जी क्या मैच हुई? ये बात नहीं मैच हुई, देखिए आपको जी, यही हाँ, यही हुआ ना। यही हुई है गुरुजी मैच। आप एनालिसिस करिए अपने आप, सारी प्लेनेट आपके मुंह से अपनी बात कहलवा लेते हैं। तो चौथा भाव परिवार का, जी, मतलब उस वक्त जो भी आपका परिवार हो, माता पिता, माता पिता, हाँ जी माता पिता स्पेशली माता का इन्वॉल्वमेंट होगा। जी, और क्यों होगा? क्योंकि चतुर्थ भाव किसका सबसे ज्यादा है? माता। माता का ठीक है, जी। समझ में आई बात? तो अब यहाँ पे तो शादी मतलब हो गई, जैसा मतलब आपके हिसाब से। और यहाँ पे एक सप्तमेश एक बहुत शुभ संबंध लिए पड़े हैं। तो जैसे ही अब जरा नौमांश कुंडली में आइए, नौमांश कुंडली में सप्तमेश कौन है? गुरु। गुरु जी देख रहे हैं, गुरु बुध और शुक्र दोनों के साथ बैठे हुए हैं। और जी, बुध पंचम कौन में। है? अंत में बुध लग्नेश है। और शुक्र कौन है? शुक्र भी क्या नाम है, शुभ ग्रह है। पंचमेश। शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह। जी तो यानी बहुत सारे आप में शुभ संबंध हो गए, एक दो संबंध नहीं हो गए, बहुत सारे। नौमांश जी कुंडली में भी काफी शुभ संबंध मिले और जन्म कुंडली में भी काफी शुभ संबंध मिले। तो जब इतने सारे शुभ संबंध हो जाएंगे तो व्यक्ति बस देखेगा, तुरंत शादी हो जाएगी। यही बात तो हमारे गुरुजी कह रहे थे, यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति जब से सोचना स्टार्ट करे उस वक्त से देरी और जल्दी ली जाती है। तो अगर जो देखा जाए तो आप में तो बहुत सारे शुभ संबंध बने हुए हैं। जी, बहुत सारे शुभ संबंध होने के कारण क्या हुआ कि जैसे आपने सोचा आपकी शादी हो गई, काम खत्म। समझ में आ गई बात? हाँ नहीं? गुरुजी, कहानी खत्म हो गई गुरु जी। जी, जैसे क्या? मुझे पता चला गुरुजी, तब से ही सोचना शुरू करा एक तरह से। तो हाँ, तो उसके बाद 2-3 दिन में मुझे तो शादी ये हो गई होगी, है ना? हाँ जी, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि घर वाले लड़की देख रहे हैं। हाँ, तो मतलब हाँ तभी मन में लड्डू फूटा। तभी नहीं, वो तो ठीक है, वो तो फूटा, लेकिन बात ये है ना कि तुरंत हो गई। यही बात। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। यही बात तो बता रहे हैं कि वो कि देरी का और जल्दी का मतलब क्या है। देरी और जल्दी का मतलब यही है कि व्यक्ति जब से देखना प्रारंभ करे तब से देरी ली जाएगी, ना कि उम्र से देरी ली जाएगी। अब पता चला जैसे इन्हीं की एग्जाम्पल ले, इनमें इतने सारे शुभ संबंध बने हुए हैं। अब इन्होंने साथ ये घटना मान लीजिए 35 साल या 40 साल में होती, तो 40 साल की उम्र में, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे मान लीजिए आप ही की कुंडली का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब चूंकि आपकी शादी तो परिवार वालों से होती के कारण होनी है, क्योंकि हमने संबंध निकाला, कैसे निकाला समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपके परिवार वाले आपकी 36 से 38 साल में देखना चालू करते, जैसे ही चालू करते वैसे 2 दिन में आपकी शादी हो जाती। इसको कहते हैं जल्दी। अब पता चला, हाँ समझ में आ गई बात? नहीं आ गई आप लोग? जी जी गुरु जी एक मैसेज किया है, वो देखिए उनका क्यों देर हो रहा है। उनका क्यों देर हो रहा है? क्यों देर हो रहा है? तो बहुत सारी चीजें देर हो सकती है। मैसेज नहीं, क्या इसी किया से है? रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड देखिए। अब बताइए, मैसेज ना करिए, बताइए क्या है। 1/7/1995। 1/7/1995। जी, टाइम बताइए। रात का 9:30 बजे। और प्लेस बताइए। मुंबई।
क्यों लेट हो रहा बताइए भाई, क्यों लेट? अच्छा सब लोग दिखा दें कौन है? लड़का है कि लड़की है? कौन है? गुरुजी लड़का है। बताइए भाई, देखिए। सब तो पहले चंद्रमा गुरुजी सप्तम में है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। और चंद्रमा सप्तम में है, गुरु की नवी दृष्टि भी आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। शादी जी तो होगी, जी आ रही है। शादी तो होगी। अच्छा, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, शनि की कोई दृष्टि नहीं है। और नहीं ठीक है वो बैठे हैं गुरुजी। जी। नवमांश कुंडली में आइए। अच्छा, नवमांश कुंडली में देख लीजिए। नवमांश कुंडली में राहु केतु, राहु केतु क्या है? लेट मूविंग प्लैनेट है, एकदम शादी लेट होगी होगी। 1.5 साल। समझ में आ गया? मंगल की दृष्टि आ रही है। हाँ, मंगल की दृष्टि आ रही है, लेकिन अभी क्या फार्मूला लिखवाया कि सप्तम भाव में, ऐसा सप्तम भाव वहाँ जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में ले ली। शादी के लिए नवमांश कुंडली आपको लेनी ही पड़ेगी। वहां पे शनि गुरु राहु केतु अगर बैठ जाएंगे तो शादी क्या होगी? देर से होगी, विवाह में देरी आएगी। अच्छा, राहु केतु तो वक्री होते हैं, राहु केतु तो वक्री होते हैं, तो वक्री है वो तो ऑटोमेटिक वो तो लेट कराएंगे कराएंगे। समझ में आ रही बात नहीं? इस कारण से शादी क्या हो रही है आपकी, मतलब आप ये किसकी, आपकी कुंडली है क्या? नहीं, छोटा भाई गुरुजी। अच्छा, तो लेट समझ में आ गया क्यों हो रही है लेट? हाँ। लेट इसीलिए हो रही है लेट। गुरुजी अब जो ट्रांजिट में चेंज हो रहे हैं तो उनके बाद हो जाएगी, बदलने के बाद। वो अब आपको हम फार्मूला बताएंगे तो आप लोग देखिएगा। गुरुजी भी गुरुजी उपाय के वैसे ही कर सकते हैं ना जी? क्या नवांश कुंडली का सप्तमेश, नवामांश कुंडली का सप्तमेश गुरु भी वक्री है गुरुजी, देखिए। बहुत बढ़िया, एकदम सही देखा इन्होंने। बढ़िया ज्योतिषी बनेंगे आप। सही है, सही चीज देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने देखा। हमने तो आप लोगों पर डाल दिया कि आप लोग देख लीजिए। नवांश कुंडली का सप्तमेश गुरु भी वक्री है, आपने बताया भी है, लिखवाया है बात जी। फार्मूला मैंने लिखवा दिया, लगाइए, आप लोग लगाइए, देखिए आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा। समझ में आ गई? तो देरी का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया? देरी का मतलब क्या होता है समझ में आ गया? देरी और जल्दी का मतलब क्या होता है समझ में आ गया? जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। विवाह कब होगा? बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि शादी कब होगी। इसी पे बताइए गुरुजी। हाँ, इसी कुंडली नहीं, इसी पे नहीं, पहले फार्मूला तो लिखिए। इस पे थोड़ा ना, तो सब पे लगेगा, इसी पे क्यों लगेगा? मतलब इस पे भी लगेगा, सब पे लगेगा वो फार्मूला। तो आइए, तो विवाह का समय लिखिए, शादी कब होगी। मैंने बता दिया शादी होगी कि नहीं होगी, संबंध कैसा रहेगा, लेट होगी कि जल्दी होगी, उसके बाद क्या समस्या रहेगी, उसके बाद अभी बता रहे कब होगी, शादी कब होगी। जब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, सप्तमेश, पहला नियम है लग्नेश 1 5 7 9, 1 5 7 9 भाव की दशा, मतलब भाव जो उसके भावेश है उनकी अंतरदशा आ जाए। यहां दशा मतलब अंतरदशा है, महादशा नहीं है। 1 5 7 9 ग्रह की अंतरदशा आ जाए, मतलब लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश, तो वहां से संबंध हो सकता है। दूसरा नियम, मतलब इनमें से कोई भी हो जाए, अब जो थोड़ा, क्योंकि दशा तो एक ही मिलेगी ना आपको। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की अंतरदशा में भी विवाह होता है, ये 50-50 वाली बात है। अब अगर गुरु वहां पे पंचम, सातवें, नवें और पहले भाव के स्वामी बन गए तो ऑब्वियस है कि विवाह होगा। देखिए क्यों इन्हीं भाव को क्यों लिया गया। पहला तो लग्न है, आप ही को तो शादी करनी है, तो लग्न तो इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या है? पांचवा प्रेम संबंध है। सातवां तो विवाह का भाव है ही है। नवा भाव क्या है? आपके घर में होने वाला मांगलिक कार्य, नवा भाव है। तो नवमेश की जब अंतरदशा आएगी तो आपके घर में मांगलिक कार्य होगा आपको लेकर के। समझ में आ गया? 1 5 7 9
कि जो राशि होगी उसकी दशा, मतलब कि उनमें जो राशि होगी उनके भाव में उसकी दशा, उनके ग्रह की अंतर्दशा। गुरु की अंतर्दशा में शादी, शुक्र की अंतर्दशा में शादी। शुक्र क्यों, गुरु क्यों? क्योंकि गुरु तो मांगलिक कार्य करवाता ही है, तो गुरु की अंतर्दशा में भी शादी लोग कहते हैं। ठीक है, हम 50% लेते हैं। अब अगर गुरु इनके स्वामी बन गए तब तो और अच्छी बात है। शुक्र तो विवाह का कारक है। शुक्र क्या है? गुरु जी ऐसा हो तो कि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो सब गुरु जी सब 100% होगा, होएगा। बिल्कुल। हाँ, एकदम कंफर्म। दशाएं इन्हीं की रहेंगी, दशाएं इन्हीं की रहेंगी। जी। राहु और केतु की अंतर्दशा में भी विवाह होता है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु ना अपरिचित हैं, अपरिचित। आप भाई, अब शादी आप करने जा रहे हैं, कोई प्रेम संबंध से शादी करने जा रहा है, तो भाई प्रेम संबंध कितने साल का होगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल है, तो अपरिचित ही ना। आप मतलब एक केवल बात उत कर लेना और एक उसके साथ जीवन बिताना। तो राहु केतु एक अपरिचित से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। इसलिए पराशर ने कहा है कि राहु और केतु की अंतर्दशा में भी विवाह संभव हो सकता है। आजकल तो विवाह हम राहु की अंतर्दशा में खूब देखते हैं, खूब होता है। लव मैरिज होते हैं ज्यादा। अब वो तो देखना पड़ेगा, लव मैरिज के योग भी होने चाहिए, वो भी पढ़ाएंगे। लव मैरिज के योग भी अच्छा, होने चाहिए। जी, ठीक है। और सप्तम भाव में बैठे ग्रह, अब वो भले किसी भी भाव के स्वामी हो, सप्तम भाव में बैठे ग्रह की अंतर्दशा में भी विवाह होगा। दूसरा, सप्तम भाव को देखने वाले ग्रह कहीं से भी बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो उनकी दशा में भी क्या होगा? विवाह होगा। समझ में आ गई बात ना? यानी कि कोई भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, उसका संबंध सप्तम से हो जाए तो विवाह करवाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा, ये दशा चल रही हो और गोचर भी मिलता हो। गोचर, देखिए जो यहां पर मैं गोचर लिखवा रहा हूं, आपने सुना होगा कि गोचर कैसे लगाना चाहिए। गोचर कैसे लगाना चाहिए? चंद्र राशि से गोचर लगाया, जो सवेरे सवेरे भविष्यवाणी समझाते हैं, वो चंद्र राशि से गोचर बताते हैं ना। जहां पर आपका चंद्रमा बैठा है वो राशि आपकी चंद्र राशि है, वहां से गोचर होता है। लेकिन कई प्रकार के गोचर हैं। जो हम लोग घटनाओं के लिए गोचर की बात करते हैं, उसमें जन्म लग्न से गोचर लगता है। जो सवेरे सवेरे भविष्यवाणी पंडित जी लोग बताते हैं न्यूज चैनल में, वो आपकी चंद्र राशि से गोचर बताते हैं। तो जिसको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो वो अपना नाम ही से सुन लेता है। ठीक है, तो यहां जो मैं गोचर लगा रहा हूं वो जन्म कुंडली से गोचर लगेगा। ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि से गोचर नहीं लगेगा, जन्म कुंडली से गोचर लगेगा। कहां से लगेगा? जन्म कुंडली से। जी, के.एम. राव की बुक है करियर अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन इन करियर। अप्स एंड डाउन इन करियर। उन्होंने ना बहुत सारे हॉरोस्कोप को लेकर के केवल 2 प्लैनेट को पकड़ के सारे भविष्यवाणी करने का सूत्र दिया। बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा अनोखा सूत्र है। उसको मैं बहुत ज्यादा लगाता भी हूँ। तो नहीं, आप लोग देखिए, कुंडली देखते थे, मैं कहता हूँ देखिए ये घटना, कल नहीं कोई कुंडली दिखा रहे थे तो मैंने कहा था कि अभी उनके ऑफिस में लड़ाई हुई है क्या। कल ही की बात है कि परसों की बात है? जी, कल की बात है। जी जी जी, कल की बात है। ये मैं के.एम. राव की बुक से उठाता हूँ ये कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको ना पढ़ना पड़ेगा। कैसे? वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे बताएंगे सब। हम रखेंगे क्या करके, रख के मर थोड़ी ना जाएंगे, बता देंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए और बुक पढ़ना स्टार्ट करिए। जब तक आप बुक पढ़ेंगे नहीं, अब ये नहीं कि आपको कोई बुक मिले वो मलाई ही मिले। बुक अच्छी और बुरी नहीं होती, बुक बुक होती है। कोई बात बुक में लिखी है, आप उसको समझिए, लगाइए। कुछ कुछ तो किताबें ऐसी थी जो मैंने 2006-07 में पढ़ी, लेकिन आज वो बातें मुझे समझ में आती है।
उस वक्त नहीं समझ पाया, तब दिमाग काम करता, अच्छा ये चीज थी वहां पर। तो ऐसा नहीं कि आप कोई बुक पढ़े और तुरंत ही समझ जाए, यही तो ज्योतिष है। गुरुजी कुछ बुक के लिंक जो है अमेजोन से आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में कि हम लोग परचेस करें, वो बेटर बुक हो और पढ़े। देखिए बेटर बुक, हम तो कहते हैं सारी बुक खरीदिए, क्योंकि हर बुक में बेटर है, कुछ ना कुछ तो बेटर है, कुछ ना कुछ तो बेटर है ही है ना। वैसे तो कोई भी बुक आदमी लिख रहा है तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, नॉलेज के बेस पे लिख रहा है, ऐसा तो नहीं कोई उठा के लिखने लगता है, ऐसा तो नहीं होता ज्योतिष में। ज्योतिष में कुछ हो सकता है, उसकी कोई एक बात हो जो आपको मिल जाए वो फार्मूला, तो बहुत अच्छा हो जाए। तो गोचर की जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये चूंकि हमारे जो टीचर थे ना, हमारे कई टीचर हैं, तो जो हमारे जो टीचर हुए ना वो भी के एन राव के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने वहां से वो निकाला। उन्होंने ना शनि और गुरु दो के ट्रांजिट को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। गोचर में जब ये दो ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो घटनाएं डिसाइड होने लगती हैं कि अब क्या होने वाला है। तो अब वो कैसे निकालेंगे वो बात का टॉपिक है, अभी हम लोग मैरिज को ले रहे हैं। तो शादी में कैसे शनि, देखिए अब शनि शादी भी करवाता है, यस। और यकीन मानिए केवल आज तक मुझे एक कुंडली मिली जिसमें शनि सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी शादी हो गई। मैं सोच में पड़ गया ऐसा हुआ क्यों, तो पता चला उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी, वो शादी किसी रीजन से टल रही थी, और वो लोग शादी तो एक बहाना था, वो पहले हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। तब हमने खोपड़ी पकड़ लिया, मैं ये तो मूर्ख लोग ऐसे भ्रमित कर देते हैं। यानी गुरुजी फिर आप कह रहे थे जी क्या? गुरुजी आप कह रहे थे कि शनि की उसमें अंतर्दशा में शादी नहीं करनी चाहिए। हमने कहाँ बोला अंतरदशा, मैंने कहाँ बोली, मैंने कहा कहीं बोला मैंने शनि की अंतरदशा में शादी नहीं करनी चाहिए? मैंने बोला कि बात कर ली थी ना, हमने बोला आज देखिए जो समय लिखवा रहे हैं 1, 5, 7, 9 भाव के जो भी स्वामी उनकी दशा में शादी होगी। अब पता चला किसी की कुंडली में 7वें भाव के स्वामी शनि, तो अब क्या कर लेंगे आप जी? देखिए दो बातें, नहीं करनी चाहिए और करनी पड़ती है, ये दो चीजें अलग अलग है ना जी। भाई, वही पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी जी। तो नहीं करनी चाहिए और करनी पड़ती है, मैंने बोला ना गुरुजी अब हो रही है, अब हो रही है। वो आप ज्योतिष से हर चीज को देखिए। वो तो ठीक है गुरुजी, जैसे आप कह रहे थे ना, तो उस दिन के लिए पूछ रहा हूँ कि अभी जो अगले महीने में शादी तय हुई है गुरुजी, और वो शनि की अंतर्दशा चली हुई है, तो देखिए वहां 1, 5, 7, 9 के जो लॉर्ड होंगे वो शनि होंगे, या शनि सप्तम भाव को देख रहे होंगे, सप्तम में बैठे गुरुजी। लो बस बात खत्म हो गई ना। अब नहीं करनी चाहिए, ये एक उपाय है। अब आदमी कह रहा है यार हो रही, वही बड़ी बात है, आप उपाय बता के कह रहे हो करो ही नहीं। यही मैं सोच रहा हूँ गुरुजी, 32 साल हो गई उम्र। हाँ तो यही ये चीज वहां आती। तो आप देखो शनि क्या शादी करवाता है? यस करवाता है, और शनि के बिना इंटरफेयर के शादी हो नहीं सकती। हम अंतरदशा की बात नहीं कर रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा, मैं गोचर की बात कर रहा हूं। क्या अंतरदशा शनि की चले तो शादी हो सकती है? पक्का हो सकती है। कब हो सकती है? जब 1, 5, 7, 9 भाव के स्वामी शनि हो, सप्तम भाव में बैठे हो, या सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हो, तब भी शनि की अंतरदशा में शादी हो सकती है। अब जो भी पहले पड़ जाए इसमें से, भाई शादी की उम्र हुई, आपसे कोई कुंडली पूछना है कि हमारी शादी कब होगी, आपने देखा इन चीजों में से लगाया कि कोई चीज पहले कब आ रही है, उसके बाद पहले तो अंतरदशा निकाली, फिर आपने गोचर लगाया कि भाई अंतरदशा तो चल रही है, गोचर भी तो होना चाहिए ना। तो शनि क्योंकि शनि 2.5 साल चलेगा, तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव, सप्तमेश, लग्न, लग्नेश या शुक्र पर हो जाए, ये नहीं कि सब पर हो जाए, किसी एक पर हो जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, शनि की दृष्टि लग्न पर या लग्नेश पर या सप्तम भाव पर
या सप्तमेश पर या शुक्र पर हो जाए। शनि को आप पहले देख लीजिए इनमें से कोई दृश्य दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब पता चला कि शनि ने ट्रांजिट किया और 2.5 साल तक इनका कोई कनेक्शन नहीं हुआ, आप सीधा बोल दो भैया अभी 2.5 साल भूल जाओ शादी, अभी 2.5 साल नहीं होगी, क्योंकि शनि 2.5 साल का पीरियड लेंगे ना। अब शनि ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दे दी, मान लिया कि शनि ने इनमें से किसी भी एक को देख लिया या वहीं बैठ गए या देख लिया। अब आप दूसरा ट्रांजिट उठाएंगे गुरु का, क्योंकि 2.5 साल में वो 1 साल तो गुरु डिसाइड करेगा ना जी भाई। 2.5 साल तो लंबा पीरियड हुआ, दशा तो मान लीजिए 3 साल की आ गई, 3 साल में शनि आया ही नहीं, वो गोचर में शादी होगी नहीं, वो दशा ऐसे ही चली जाएगी। इसीलिए दशा के साथ गोचर जरूर लगाइए। पता चला दशा तो कह रही हाँ होगा, गोचर ने कहा हम कराएंगे नहीं, तो होगा ही नहीं। गोचर भी लगा, दशा भी आई, बट शादी का आश्वासन कुंडली में था ही नहीं, शादी होगी नहीं। यानी तीनों चीजें मैच करनी चाहिए, यही मैं बार बार बोलता हूं। आप मेरा पुराना कोई वीडियो आप सुने, मैं यही 3 बात शुरू से दोहराता हूं। कुंडली में योग हो, उस योग को घटनाने वाली दशा आ जाए और गोचर साथ दे दे, वो घटना घट जाएगी, अच्छी या बुरी जो भी है। अब पता चला गोचर भी लगा है, दशा भी आ गई, कुंडली में वो योग ही नहीं है, थोड़ी ना शादी होगी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? बात समझ रहे ना? जी गुरुजी। जी ये शनि वाला जो बोले गुरुजी, शनि की दृष्टि लग्न पर, लग्नेश पर, सप्तम पर, सप्तमेश पर और शुक्र पर कि इनमें से किसी दृष्टि हो, उनके साथ बैठ जाए, मतलब उनके साथ संबंध हो जाए, किसी एक पर हो जाए, 2 पे हो जाए, मतलब जितने पे ज्यादा हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक को तो शनि फंसाएं। अब पता चला शनि का ऐसा ट्रांजिट हुआ इनमें से कोई नहीं फंस रहा है, मतलब शनि की सब बाहर पकड़ से सब बाहर जा रहे हैं, तो शादी कैसे होगी? दशा लाख हो। आप लोग भी अपनी जो मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग लगा के अपनी कुंडली में देखिएगा और मुझे कल बताइएगा, मतलब यहाँ नहीं, आप कल लगा के हमको बताइएगा कि हाँ हमने लगाया। आप देखिएगा आपकी शादी कब हुई, आपको सबको तो अपनी शादी पता है ना, कब हुई क्यों भी नहीं पता, कुंडली भी आपको पता है, आप अपनी भी लगाइएगा, अपनी पत्नी की भी लगाइएगा, देखिएगा क्या उनमें ये दशा ऐसा हुआ तभी शादी हुई और आप में जब ऐसा हुआ तभी शादी हुई। सब लोग लगा के बताएंगे। हरिओम शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं कि हमारी शादी का समय कब आएगा, ऐसे लगाइएगा तो पता चल जाएगा आपको। तो शनि का पहले इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसके बाद शनि तो 2.5 साल हुआ ना, तो वो 1 साल कौन से होंगे जहां पे गुरु भी इसी प्रकार से किसी एक ग्रह को देख ले। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि शनि ने मान लीजिए शुक्र को देखा और गुरु ने भी शुक्र को देख लिया, अरे तो क्या करना है भाई? गुरु जी सूत्र हुआ बता दीजिएगा, सबसे ज्यादा दशा चल रही है और गोचर में शनि राहु गुरु। बोल तो रहे पहले शनि वाला गोचर समझ में आ गया, शनि का गोचर। जी गुरु जी। शनि का गोचर समझ में आ गया है ना जी। सप्तम सप्तमेश लग्न लग्नेश और शुक्र, इनमें से किसी एक को देख ले, शुक्र पे किसी को देख ले। अब 2.5 साल में वो 1 साल निकालना है, कौन सा होगा? तो गुरु को देखिए, गुरु भी इन्हीं भावों में से या इनके भावे से संबंध बना ले, इन्हीं में से लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश और शुक्र से किसी एक से। अब 2.5 साल में 1 साल आप निकाल लिए, अब वो महीना कैसे निकलेगा? तो महीना के लिए मंगल 45 दिन में ट्रांजिट करेगा जी। 45 दिन में मंगल ट्रांजिट करता है, तो वो 45 दिन कौन से होंगे जिसमें शादी होने वाली है? मंगल भी इन्हीं को देख ले, मंगल भी इन्हीं को देख ले, शादी हो जाएगी। जिसकी कोई रिसेंटली शादी हुई हो, जिसकी कोई हो तो जरा मुझे बताया, मैं एक आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। 19/10/1993 में 19 डेट ऑफ बर्थ है, 10/1993। हाँ जी, हाँ 10:45 सुबह का टाइम है, 10:45 सवेरे का टाइम है, एकदम सही। प्लेस बताइए। रीवा में। रीवा REWA है जी जी, रीवा मध्य प्रदेश। ठीक, अब शादी कब हुई इनकी?
शादी इनकी हुई सर ये मई में हुई 2021। ठीक है, तो देखिए इनकी गुरु की अंतर्दशा चल रही, सबको दिख रहा है। मई 2021 में इनकी शादी हुई ना, तो गुरु की अंतर्दशा में शादी हुई। और मैंने अभी आपको फार्मूला लिखवाया था कि गुरु की अंतर्दशा में विवाह होते हैं। और गुरु क्यों? क्योंकि गुरु देखिए इनके लग्नेश भी हैं, देखिए मिल गया आपको आंसर। जी दशा क्लियर हो गया ना। अब आइए गोचर लगाते हैं। तो गोचर कब, ये शादी कब हुई इनकी? मई 2021 में। हाँ गुरुजी। मई 2021 में डेट बताइए। डेट था 6 मई। 6 मई। दिन 6 मई आने दीजिए, ढूंढ दीजिए। ठीक, अब देखिए शनि कहाँ थे? मकर राशि में थे शनि मकर राशि में थे। तो शनि ने पहले किसको बनाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि की 10वीं 11वीं दृष्टि पड़ी 10वें पे, और 11वीं दृष्टि में 11वें भाव में सप्तमेश खुद बैठे हुए हैं। भाई दिखा सबको कि नहीं दिखा? शनि मकर राशि में, शनि को डाल दीजिए। ये जो कुंडली में आपको शनि दिख रहा है, ये इनकी जन्म कुंडली का है, उससे मैं नहीं कह रहा हूं। आप यहाँ देखो, ये देखो, ये देखिए जो शनि है ना, शनि ये रहा, दिखा आपको? तो ये शनि किस राशि में? मकर राशि में था। कब? 6 मई को। ये बच्चा जिसका हो, आवाज जरा बंद कर ले अपनी। ये बच्चा जिसका भी बोल रहा है, ये देखिए धर्मेंद्र जी बंद कर लो। मैं ये 6 मई, में। हाँ देखिए 6 मई 2021 को शनि मकर राशि में थे। तो मकर राशि ये आ रही, यहीं पे शनि डाल दीजिए। तो 10वीं दृष्टि 11वें भाव पे आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पर जी आ गई। अब यहाँ पे 10वीं दृष्टि में कौन कौन फंस गए? देखिए यहाँ गुरु भी बैठे हुए हैं और बुध भी बैठे हुए हैं। गुरु कौन है? लग्नेश। और बुध कौन है? सप्तमेश। यानी शनि ने शादी करने की परमिशन दे दी। अब आते हैं गुरु पर। तो गुरु कहाँ थे उस दिन? गुरु थे इनके, देखिए कुंभ राशि में। गुरु कहाँ थे? कुंभ राशि में थे। तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ गई? सप्तम भाव पर। गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ी? सप्तम भाव पर पड़ी ना। जी गुरुजी। जी ठीक है, सब 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं दृष्टि देखिए 11वें भाव में फिर चली गई। 9वीं दृष्टि कहाँ चली गई? 11वें भाव में चली गई। क्यों भाई? समझ में आ गया ना? 9वीं दृष्टि, हाँ। अब 9वीं दृष्टि चली गई और वहां पर कौन बैठे हुए? वहां लग्नेश और सप्तमेश बैठे हैं, यानी गुरु ने भी परमिशन दे दी। अब आइए मंगल देखिए कहाँ थे उस दिन? मंगल थे मिथुन राशि में। मिथुन राशि देखिए क्या है? मिथुन राशि यानी कहाँ पर हो गया? सप्तम भाव में। देखा, तीनों का गोचर मिला तभी शादी हुई। और वो जो वेद प्रकाश जी की जो कुंडली थी, उनमें भी नक्षत्र के बेसिस पे देखना पड़ा हम लोगों को। तो वो कभी कभार, मतलब जो हजारों में एक कुंडलियां आएंगी, तब कॉम्प्लिकेटेड के लिए वो फार्मूला था। अब हम लोग की किस्मत ऐसी थी कि पहले कॉम्प्लिकेटेड से ही टक्कर हो गई। ये आपसे टक्कर नहीं होगी, ये ऐसी टक्कर हम ही से होती है। तो आप चिंता न करिए। आप जो एक बार नक्षत्र का एक बार दोबारा बताओगे गुरुजी, कैसे देखा गुरुजी? पहले आप जनरल वाला समझ लीजिए। आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली में लगाइएगा और देखिएगा कि क्या जो मैंने फार्मूला बताया है उसी पे ही शादी हुई है कि कभी और शादी हुई है।